काम आ जाए और रिवीजन के पर्पज से जो है ना यूज हो सके। चलिए, स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, आई होप। चलिए, हमने इतना कुछ डिस्कस कर लिया है। बीच बीच में आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं। क्लास इंटरेक्टिव होना चाहिए, मतलब टू वे प्रोसेस होना चाहिए, कम्युनिकेटिव होना चाहिए, ये वन वे प्रोसेस नहीं होना चाहिए, टीचर सेंटर। ठीक है, आई हेट दैट क्लास। ठीक है। सबसे पहले ये हमारा लिटरेचर का पहला क्लास है। मेरा नाम आमिर अली है। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं आपको हेल्प कर सकूँ, बाकी मैं ऐसा तो वो नहीं हूँ। ठीक, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये 3 लाइन पढ़ के बताना चाहता हूँ। एक अमेरिकन पोइट हैं, बहुत बढ़िया पोइट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनका एक पोम है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पर आपने, मैं थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, आई होप आपके पास आंसर हो। ठीक है, होगा ही, बहुत आसान है। कि एक काउंटेबल नाउन होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे मैंने लिखा पेन, ठीक, तो उसका हो जाता है पेन्स। ठीक है, तो ये काउंटेबल हो गया। काउंटेबल का मतलब सिंपल यही होता है कि आप उसका सिंगुलर का प्लूरल बना सकते हो। ठीक है, चाइल्ड हो गया सिंगुलर, उसका आप प्लूरल बना सकते हो चिल्ड्रन। तो जिसका सिंगुलर का प्लूरल बना सकते हैं उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, कि वो या तो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। मैक्सिमम टाइम में सिंगुलर ही होता है। जैसे अगर हम बोल दिए वाटर, ठीक है, वाटर, तो वाटर का हम प्लूरल बना करके वाटर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह मिल्क हो गया, तो मिल्क का मतलब दूध हो गया, उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, मिल्क से नहीं बोल सकते, गलत है। तो एक बात बताइए, लकड़ी, ठीक है, जैसे जलाने वाला या जिसका चेयर बनता है, उसकी इंग्लिश होती क्या है? लकड़ी की इंग्लिश कोई बताइए। वुड। वुड, ठीक है, WOOD। अब बताइए कि ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? ये अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब कि जैसे मिल्क का मिल्क से नहीं बना सकते हैं, उसी तरह हम वुड का वुड से नहीं बना सकते हैं, है ना? यही ना अनकाउंटेबल नाउन का मतलब, यही है कि अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा, उसका हम एस या इस लगा करके प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जैसे वाटर हो गया, वाटर में हम एस लगा करके वाटर से नहीं बोल सकते हैं, या मिल्क में या ऑयल में ऑयल से नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोम है। अब वो इंग्लिश के ही राइटर हैं और उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर वुड्स। तो इन्होंने तो सिंगुलर का प्लूरल बना दिया, मतलब अनकाउंटेबल नाउन का भी प्लूरल बना दिया। कैसे? बताइए, इसका एक्सप्लेनेशन है किसी के पास? एस लगाने से मीनिंग चेंज हो जाता है यहाँ पे। क्या क्या मीनिंग चेंज हो जाएगा? कैसे हो गया? क्या हो, इसका क्या मतलब हो जाएगा? ऐसे तो पोयम में तो बहुत सारा मीनिंग होता है, लेकिन ऐसे उड्स मीनिंग्स होता है जंगल। ठीक है। देखिए, बहुत से ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है, एंड इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। आपको कंफ्यूज किया जा सकता है इवन एग्ज़ाम में भी, कि बहुत से ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है कि आप उनका कुछ नहीं कर सकते हो, जैसे है वैसा ही रहेगा। ठीक, लेकिन बहुत से ऐसे भी अनकाउंटेबल नाउन है, या ऐसे भी नॉर्मल नाउन है कि वो अपने बेस फॉर्म में है तो उनका मीनिंग कुछ और है, लेकिन उसके साथ आप थोड़ा सा छिड़कानी करो, मोस्ट ऑफ द टाइम एस ही के साथ होता है, तो उसका मीनिंग साफ बदल जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताया कि वुड का मतलब होता है लकड़ी, WOOD, वुड का मतलब लकड़ी। और ये अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसमें एस लगा ही नहीं सकते हो। लेकिन धोखा से अगर एस लग गया तो ये तो सही हो जाएगा, लेकिन फिर लकड़ी वाला सेंस ख़त्म हो जाएगा। तब इसका मतलब होगा फॉरेस्ट्स, यानी जंगल। तो आप बोलिए कि जंगल है, तो फिर एस हटा करके एक जंगल हो जाएगा? नहीं, फिर एस हटा देंगे तो लकड़ी बन जाएगा ये। ठीक, इसी तरह एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, पीपल का, PEOPLE, पीपल। अच्छा, एक बात बताइए, पीपल काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? बताइए, पीपल जो है वर्ड, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? अरे इतना बेसिक क्वेश्चन है। अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है, पीपल अनकाउंटेबल है। तो अगर अनकाउंटेबल है पीपल, तब तो हम क्यों बोलते हैं पीपल आर गोइंग? पीपल अनकाउंटेबल है। समवन एल्स? प्लूरल होगा काउंटेबल। ठीक है, प्लूरल होगा काउंटेबल। तो जो भी प्लूरल नाउन है उसका सिंगुलर होता है। जैसे चिल्ड्रन,
प्लूरल नाउन है काउंटेबल में, तो उसका सिंगुलर भी होता है, चाइल्ड होता है। तो उसी तरह पीपल का सिंगुलर क्या होता है बताइए तो? बाकी लोग ही बोल सकते हैं जिनको भी आता हो, गलत भी आप बोल सकते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी है यहाँ पर कि सही ही बोलना है। इसी तरह जैसे चिल्ड्रन का हमने देख लिया कि वो काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है, और उसका सिंगुलर चाइल्ड होता है। पेन्स काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है, तो उसका सिंगुलर पेन होता है। तो उसी तरह पीपल का सिंगुलर क्या होता है? बताइए, नहीं पता? अच्छा, एक वर्ड होता है PERSON, पर्सन होता है ना। तो क्या पर्सन को हम इसका सिंगुलर मान सकते हैं? मतलब बोलेंगे कि पर्सन जो है सिंगुलर हो गया, ठीक, और ये उसका पीपल प्लूरल हो गया, ऐसा बोल सकते हैं? बताइए। पर्सन को हम बोल सकते हैं कि पीपल का सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर एक आदमी है तो पर्सन बोलेंगे, बहुत आदमी है तो पीपल बोलेंगे, ऐसा बोल सकते हैं? इज़ दैट राइट? बताइए, आप लोग चुप मत रहिए, गलती भी बोल सकते हैं, कोई ज़रूरी है कि सही ही बोलना है? सब लोग म्यूट करके एकदम बैठे हुए हैं, सोमवारी तो आज है ही नहीं। हाँ ठीक है, बोलिए, कोई भी बोलना चाहते हैं। नहीं ठीक है नहीं बता देते। देखिए जो एक वर्ड है पर्सन, वो सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल है, और उसका प्लूरल पीपल नहीं होता है, उसका प्लूरल पर्सन्स होता है। ये जो पीपल है ये अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर उंगुलर नहीं होता है, ठीक। अब देखिए, जैसे हमने वुड का देखा था कि वुड का मतलब लकड़ी है, एस लगा दी जंगल हो गया, उसी तरह पीपल का मतलब लोग होता है, 20-25 जितना भी लोग है, ठीक। और इसमें जब हम एस लगा देते हैं तो अब तो ये ऑलरेडी प्लूरल है, एस लगा करके प्लूरल ही बन जाता है। एस लगा देने से तब हो जाता है किसी नेशन के लोग, जैसे अगर लिखा हुआ है इंग्लिश पीपल्स, तो इसका मतलब हो गया सिटीजन ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के सिटीजन। इस बात को ध्यान रखना है, ये अच्छा पॉइंट है कि पीपल है तो प्लूरल नाउन है, ठीक। अब अगर उसमें एस लग गया तो वहाँ पर लोग वाला मीनिंग ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पर पीपल्स का मतलब हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन। जैसे बोलेंगे जापानीज़ पीपल्स आर हार्ड वर्किंग। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के इस पोम पे। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ठीक, ये पूरी एक मतलब 14-15 लाइन की पोम है, उसका लास्ट का 3 लाइन मैंने ले लिया है। इसमें बस यही कहा जा रहा है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। ये पूरा आप पोम पढ़े तो आपको लगेगा कि ये मतलब जो राइटर है ना, पोइट, वो कहीं जा रहा है घोड़े से, ठीक है, शाम का टाइम है और बर्फ़बारी होने लगती है, तो वो किसी जंगल में जाकर के रुक जाता है और वो कहता है कि मैं तो जंगल में हूँ, यहाँ इतनी अच्छी सीनरी है, उसका मैं मज़ा ले रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ का मालिक है उसे ये पता ही नहीं है कि मैं उसके जंगल में हूँ, इतना अच्छा अच्छा देख रहा हूँ। फिर थोड़ा देर वो वहाँ रुकता है और वहाँ से वो यही 3 बात बोल करके निकल जाता है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, कि जंगल जो है बहुत लवली है, डार्क है, अच्छा है, डीप बहुत दूर तक है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता बहुत देर तक। क्यों? क्योंकि मुझे प्रोमिसेस है, मैंने बहुत सारे प्रोमिसेस किए हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और इससे पहले कि मैं रेस्ट करूँ मुझे बहुत लंबा जाना है। तो इसको हम अपने ड्रीम से जोड़ सकते हैं कि दुनिया में बहुत सारी इंटरटेनमेंट है, मज़ा है, ये है वो है, बहुत सारा मज़ा है, ठीक, लेकिन हम उस मज़ा में रुक नहीं सकते हैं। जैसे इस राइटर को उस जंगल में मज़ा आ रहा था गिरते हुए बर्फ़ को देख करके, जंगल को देख करके, लेकिन इसने क्या कहा कि वुड्स आर लवली, बहुत अच्छा है, डार्क एंड डीप है, ठीक, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारे वादे हैं, आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। तो इसी तरह हम भी देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारा मज़ा है, ये है वो है, सारा चीज़, लेकिन हम उनको देख करके उसी में फंस करके उसमें रुक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास भी ड्रीम्स है, जैसे उसके पास प्रोमिसेस हैं, हमारे पास ड्रीम्स हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और इससे पहले कि मैं आराम करूं मुझे बहुत सारा काम करना है, बहुत मेहनत करना है, ये है। और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन लिखी गई है। अच्छा, ये रिमार्केबल क्यों है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही वॉज ऑल्सो ग्रेट लिटरेरी मैन, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्हीं की लिखी हुई किताब है, और द ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 2 चीज़ आप याद रखो बीइंग ए लिटरेचर स्टूडेंट। वो लोग पागल है ना तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उनकी लिखी हुई 2 किताबें जो कि बहुत फेमस है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जेल में रह करके लिखा था, अब कहाँ से किस जेल में लिखा है वो हिस्ट्री वाले बच्चे बताएंगे। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू, पंडित नेहरू की लिखी हुई किताब है, और दूसरा ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो जब उनका डेथ हुआ था
डेथ हुआ था, जहाँ पर हुआ था तो जो बगल में क्लॉसेट था, मतलब जो टेबल था उसी क्लॉसेट में लास्ट यही 3 लाइनें जो है उन्होंने एक पेपर पे लिखा हुआ था। तो इट्स एक्चुअली ए ग्रेट पोम। ठीक है, ये सारी बात हो गई। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए, इस क्लास में हम लोग ऑब्वियस बात है कि एक कवर करेंगे एंग्लो नॉर्मन तक। एंग्लो नॉर्मन तक मतलब क्या, कि चौसर के पैदाइश से पहले तक। ठीक है, चौसर की पैदा 14th सेंचुरी में हुई, तो हम 1300 तक जो है कवर करेंगे आज। ठीक है, अब चूँकि 1300 से पहले जब बहुत सारा काम नहीं हुआ है, बहुत सारे बड़े बड़े मेजर वर्क, मेजर राइटर नहीं हुए हैं, कुछ ही हैं, इसीलिए हम आज लगभग ओल्ड इंग्लिश को ख़त्म ही कर देंगे। फिर अगले दिन से हम चौसर से स्टार्ट करेंगे, जॉफ्री चौसर। ठीक, चलिए। और उससे पहले हम कुछ कुछ जो ज़रूरी टर्म्स हैं, ठीक है, जो कि अक्सर बीच बीच में बार बार आते हैं, हम उनको कवर कर लेंगे। हो सकता है कि इसमें से 90% टर्म आप जानते ही हो, चलिए फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा लिरिक। लिरिक क्या होता है? लिरिक के बारे में देखिए लिखा हुआ है कि अ शॉर्ट पोम रिफ्लेक्टिंग सम पर्सनल इमोशन, यहाँ पे इमोशनल लिख दिया है मैंने, लेकिन यहाँ पर इमोशन होगा। ठीक है, लाइक लव और ग्रीफ। ठीक है, कि जो भी लिरिक होगा, लिरिक जैसे अभी गाने का लिरिक्स आता है वो अलग है, और ये लिरिक है। इसमें क्या है कि छोटा सा पोम होगा और उसमें क्या होगा, पर्सनल इमोशन को है एक्सप्रेस किया जाएगा। अब चाहे वो लव का हो या ग्रीफ का हो या सैडनेस का हो, कुछ भी हो। तो लिरिक के बारे में आपको याद रखना है कि वो एक छोटा सा पोम होगा, उसमें पर्सनल इमोशन, मतलब जैसे अगर हम एक लिरिक लिखेंगे तो हम अपना इमोशन वहाँ पर जो है ना ये कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, लिरिक की बात होगी। बलाड के बारे में देख लेते हैं। अ सॉन्ग पोम दैट टेल्स अ स्टोरी। ठीक है, यानी कि अगर किसी पोम में किसी स्टोरी की बात हो रही है, ठीक है, तो वो एक बलाड हो गया। ठीक है, बैलेड इज़ अ फॉर्म ऑफ नैरेटिव वर्स दैट इज कंसिडर इधर पोइटिक और म्यूजिकल। देखिए, बैलेड में अब दो तरह का चीज़ होता है। नैरेटिव मतलब बोला जाता है, नरेशन से आया नैरेटिव, कि इसमें बोला जाए किसी चीज़ के बारे में। लिरिक में हमने क्या देखा कि हम पर्सनल अपना इमोशन जो है ना शो कर रहे होते हैं, लेकिन बैलेड में क्या है, नैरेटिव है, ये बोला जा रहा है किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, अच्छा, ये पोइटिक भी हो सकता है और म्यूज़िकल भी हो सकता है। मतलब कुछ ऐसे बैलेड होंगे जो कि म्यूज़िकल होंगे, गाने के तौर पे गाए जाएंगे। ठीक, और कुछ ऐसे बैलेड होंगे जो पोइटिक होंगे, कविता के तौर पे। और ये नैरेटिव होगा, नैरेटिव वर्स, लिखा हुआ किसी चीज़ के बारे में बोला हुआ। जैसे आपने एक बहुत ही फेमस पोम ज़रूर सुना होगा, वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी सुभद्रा कुमारी चौहान का, तो उसको हम एक बैलेड कह सकते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि वो एक स्टोरी बताता है ना, स्टोरी बताता है, और वो नैरेटिव है। नैरेटिव मतलब कि वो जो उसका पोइट है वो अपना पर्सनल इमोशन नहीं शो कर रहा है, बल्कि एक नैरेट कर रहा है। क्या नैरेट कर रहा है? झांसी वाली रानी की जो है वो बहादुरी को नैरेट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेड बोलेंगे। इजी ना? ठीक है। एलेजी, ये बहुत आपको मिलेगा, और इनफैक्ट इससे क्वेश्चन भी आए हैं, आई थिंक 9-10 में आया है। एलेजी का बस इतना याद रखिए, रिटन ऑन डेथ ऑफ समबडी। ठीक है, रिटन ऑन डेथ ऑफ समबडी, के किसी के डेथ पर लिखा गया अगर कोई है पोम, ठीक है, तो उसको हम एलेजी बोलते हैं। जैसे पी.बी. शेले ने एडोनिस लिखा है, ठीक है, पी.बी. शेले ने एडोनिस लिखा है, वो एक एलेजी है। अब आपको ये बताना है कि वो जो एडोनिस लिखा है पी.बी. शेले ने, वो किसके डेथ पर लिखा है। बताइए, पी.बी. शेले का जो एडोनिस पोएम है जो कि उसने लिखा है, एलेजी है, तो वो किसकी डेथ पर लिखा है। अगर ये आंसर का आप मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं, तो आप कोई भी एक एलेजी बताइए, उसको किसी ने लिखा है और किसके डेथ पर लिखा है, इतना बताइए। बताइए, कोई भी एक एलेजी, उसको लिखा किसने है, ठीक है, और किसके डेथ पर लिखा है। बताइए, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, काउंटेबल राहुल ने ना आपको बोलना है मुंह से, या शर्माने की कोई बात नहीं है, मैसेज आप नहीं करिए, बोलिए, ज़्यादा बोलना बेहतर होगा। बताइए, कोई भी एक ऐसा एलेजी जो कि लिखा गया हो, ठीक, और किसकी डेथ पर लिखा गया है। अब नहीं बोले, मैं ही पूछता हूँ। बताइए, लिसिडस,
Lycidas, ये किसकी लिखी हुई है? लिसिडस किसने लिखा है? लिसिडस किसने लिखा है? बहुत फेमस राइटर है। मैं एक बात बता देता हूँ, अगर हाँ नहीं मुंह से बोले, हम ये लिखा हुआ का नाम देंगे, मानिए आपको मुंह से बोलना है लिसिडस किसने लिखा है। हु हैज़ रिटन लिसिडस? एक हिंट के लिए मैं बता दूं कि इनका बहुत फेमस वर्क था जो कि 1667 में पब्लिश हुआ है। और इनका एक प्ले है कोमस के नाम का। अब बताइए, इतना हिंट दे दिया। मिल्टन, हाँ ठीक है, मिल्टन ही लिखा है। अब ये बताइए कि मिल्टन ने जो लिसिडस लिखा है जो कि एक एलेजी है, तो वो किसी न किसी के डेथ पर लिखा ही होगा, तो किसकी डेथ पर लिखा है ये बताइए। मिल्टन ने जो लिसिडस लिखा है वो किसकी डेथ पर लिखा है? एक एलेजी है। अभिषेक कुमार, आप बताइए, आपके पास भी अच्छा नॉलेज है लिटरेचर का। लिसिडस मिल्टन ने लिखा है, जॉन मिल्टन इनफैक्ट, और वो किसकी डेथ पर लिखा है? नहीं पता। मिल्टन ने जो लिखा है लिसिडस एलेजी, वो अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग के डेथ पर लिखा है। एडवर्ड किंग ही ऐसा बंदा था जो कि मिल्टन को ऐसे लोगों से मिलवाया जिसकी वजह से वो बंदा फेमस हो गया। ठीक है, तो ये बात हो गई कि लिसिडस मिल्टन ने लिखा है एडवर्ड किंग के डेथ पर। और इससे पहले जो मैं पहला क्वेश्चन पूछा था कि एडोनिस किसने लिखा है? पीबी शेले ने। ठीक है, और पीबी शेले ने लिखा है एक बहुत फेमस राइटर के डेथ पर। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप पहचान जाएंगे। इस राइटर की डेथ जो है 26 साल में ही हो गई थी। अब बताइए, पोइट थे बेसिकली, मेटाफिजिकल पोइट। 26 साल में डेथ हो गई थी इनकी, बहुत फेमस पोइट थे। अब बताइए। और इन्हीं मतलब जिनकी डेथ पे ये एरोनिस लिखा है पीबी शेले ने, उनके पोएम का एक लाइन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, पहला लाइन है। अब बताइए कौन सा वो पोइट है? एडोनिस पीबी शेले ने लिखा है। एक राइटर की डेथ पर ये एलेजी है, और जिस राइटर की डेथ पर लिखा गया है उस राइटर ने एक पोम लिखा है। उस पोम का पहला लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। जॉन किट्स। जी, जॉन किट्स। बोलने में बहुत टाइम लग जाता है आपको, छोटे छोटे आंसर आप नहीं दे पाओ तो दिक्कत होगा। जॉन किट्स की डेथ पर लिखा गया है, एडोनिस पीबी शेले ने लिखा है। जॉन किट्स के बारे में बता दूं मैं कि वो जो है 26 साल के ही, मतलब बहुत 26 साल की एज में उनका डेथ हो गया था। और वो एक मेटाफिजिकल पोइट थे। अब मेटाफिजिकल से याद आया कि बताइए मेटाफिजिकल टर्म किस बंदे ने दिया है? सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने दिया है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं पहले कि जब आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, ठीक है, जब आप लिटरेचर पढ़ रहे हो तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम फैक्ट्स के लिए पढ़ रहे हैं। जब आप लिटरेचर को खाली फैक्ट्स के लिए पढ़ोगे ना तो आप थक जाओगे, बोर हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारा चीज़ लिटरेचर में पढ़ना होता है। नहीं, आपको जब लिटरेचर पढ़ना है तो आपको ये एम लेकर के चलना है कि मुझे लिटरेचर को एन्जॉय करना है। लिटरेचर मतलब बेसिकली कल्चर का रिफ्लेक्शन। तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि हम लिटरेचर को एंजॉय करेंगे, वहाँ की नई नई चीज़ों को जानेंगे, कैसे लाइफ था आज से 400 साल 500 साल पहले लाइफ कैसा था, लोग कैसे सोचते थे। कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसी क्वेश्चन में आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किधर गया। इसमें एक क्वेश्चन पूछा है ना कि फ्रा लिपोलिपि और एंड्री डेल सार्ट्रो किसने लिखा है? बताइए तो आपको, बताइए आप किसने लिखा है। ऊपर का ही क्वेश्चन था, यहाँ पर किधर गया, हाँ ये रहा 73 नंबर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपने देखा ही होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये विच विक्टोरियन पोइट रोड द ड्रामेटिक मोनोलॉग्स
एंड्रयू डेल सार्टो एंड फ्रा लिप्पी। बताइए इसका आंसर क्या है? देखिए इसको लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में हम लोग एलिजाबेथन में पढ़ेंगे। रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हुआ क्या कि इनको एक लड़की से जो है, ठीक है, प्यार हुआ। उसका नाम था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ठीक। अब उसका जो बाप था लड़की का वो इसके खिलाफ था, तो ये लोग क्या हुआ, भाग करके इटली चले गए, ठीक है। सैमुअल जॉनसन के मैं आपको एक बात बताऊँ जिन्होंने मेटाफिजिकल टर्म दिया है। सैमुअल जॉनसन बहुत गरीब थे, मतलब गरीब का मतलब इतने गरीब कि यूनिवर्सिटी में गए, ठीक है, पढ़ने के लिए, और पैसा नहीं था तो यूनिवर्सिटी से 2 साल पढ़ करके छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद एक ऐसी लेडी से शादी किया जो लगभग इनके माँ की एज थी, सिर्फ और सिर्फ क्यों, ताकि इनको 700 पाउंड का मतलब फ़ायदा होता शादी करने से, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद आपको मैं जोनाथन स्विफ्ट की बात बताता हूँ। जोनाथन स्विफ्ट जो कि हमारे रेस्टोरेशन एज में आएंगे। जोनाथन स्विफ्ट ने एक सटायर लिखा है, अ मोडेस्ट प्रपोजल। उसमें हुआ क्या कि वो जोनाथन स्विफ्ट बेसिकली आयरलैंड के थे, आयरिश पोइट थे। तो वहाँ आयरलैंड में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, बहुत ज़्यादा गरीबी, मतलब खाने उन्हें को नहीं मिल रहा था, बच्चे मर रहे थे, ऐसे हो रहे थे, वैसे हो रहे थे, खाने को मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने एक सटायर लिखा, ए मॉडेस्ट प्रपोजल। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, जोनाथन स्विफ्ट से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है कि याहूस का कैरेक्टर किस प्ले में है, तो वो गुलिवर ट्रैवल्स में है, जो कि जोनाथन स्विफ्ट ने ही लिखा है। तो जोनाथन स्विफ्ट की मैं बात बताता हूँ, उनका एक वर्क है सटायर, ए मॉडेस्ट प्रपोजल। उसमें वो लिखते हैं कि अब चूँकि आयरलैंड में इतनी ज़्यादा गरीबी है कि लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो मेरा ये मानना है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे मतलब लगभग 12 साल तक के, 14 साल तक के, उनको क्या किया जाए कि अच्छे से खाना पीना खिलाया जाए, ठीक है, अच्छे से खाना पीना खिलाया जाए। जब थोड़ा वो बड़े हो जाएं तो उनको इंग्लैंड भेज दिया जाए। किस लिए? ताकि इंग्लैंड के लोग इनका मीट कंज्यूम कर सके, ठीक है। जैसे चिकन खाते हैं, लैम खाते हैं, तो उसी तरह इस बच्चों का मीट कंज्यूम कर सके, वो लोग इस बच्चे का मांस खा सके, ठीक। और इससे बेनिफिट क्या होगा, दोनों लोगों को बेनिफिट होगा। इंग्लैंड के लोगों को खाना मिल जाएगा, और यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं उनके माँ बाप को कुछ पैसा मिल जाएगा, और उनके बच्चे मोटे तगड़े दिखें, इस लालच में, तभी पैसे ज़्यादा मिलेंगे। इस लालच में जो है वो अपने बच्चों को अच्छे से खाना पीना भी खिलाएंगे, तो बच्चों का ही फ़ायदा हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे करना चाहिए। ये लिखा है जोनाथन स्विफ्ट ने अ मॉडेस्ट प्रपोजल में। जोनाथन स्विफ्ट ही बंदा है जिन्होंने गुलिवर ट्रैवल लिखा। और इनका एक और बहुत करवा सटायर है जो है अ टेल ऑफ टब, जिसमें इन्होंने रिलीजन को अटैक किया है। आगे चलते हैं। तो हमने देख लिया कि एलिजी के बारे में बेसिकली कि एलिजी क्या होता है। एलिजी मतलब किसी के डेथ पर लिखा गया, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत ही फेमस एलिजी है, इन मेमोरियम। बताइए किसने लिखा है इन मेमोरियम? अगर याद है तो बता दीजिए, वरना हम लोग आगे चल रहे हैं। इन मेमोरियम वो लिखा गया है किसके ज़रिए, वो आपको बताना है। और ये लिखा है एक के डेथ पर, जिसका नाम है मिस्टर WH ऐसे करके है, ठीक। चलिए, एलजी हमने देख लिया। लीजेंड्स का मतलब सिंपल ही होता है स्टोरी। जैसे वो आपने अकबर बीरबल की कहानी सुनी होगी ना, वो लीजेंड्स हो गया, ठीक है। वर्स देखिए, लाइन, श्लोकाज। जैसे आप यहाँ इसको देखिए, ये है ना, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक पोम है, तो ये हम इसको वर्स बोलेंगे, वर्स। तो जैसे आपका पोइट्री हुआ, ठीक, तो उसके लाइन को हम वर्स बोलते हैं। हिंदी भी मैंने इसके यहाँ पर लिख दिया, आप देख रहे होंगे, श्लोक यानी कि श्लोक को हम वर्स बोलते हैं। हिंदी में आप उसको श्लोक बोलिए और इंग्लिश में वर्स बोलिए। प्रोज आप जानते ही होंगे, ठीक है। एक तो पोइट्री हो गया, ये कविता होगी, और उसको छोड़ करके जो ऐसे हो गया, कुछ भी हो गया, निबंध उबंध, तो वो सब प्रोज में आएगा। कविता को छोड़ करके, पोम को छोड़ करके बाकी जितनी चीज़ें आती हैं वो प्रोज सेक्शन में हमारा जाता है, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पर मीटर। भैया मीटर क्या होता है, ठीक है, मीटर किसको बोलते हैं? अब जैसे मैं आपको कुछ लिख कर पहले दिखाता हूँ। जैसे एक वर्ड लिखा SU, टेक्स्ट ही ले लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ SUND, संडे, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। अब ज़रा आप इसको तोड़ेंगे ना तो आपको वर्ड एक है, इसमें वर्ड एक है संडे, ठीक है। लेकिन जब आप इसको साउंड के पार्ट में तोड़ेंगे तो आपको 2 साउंड मिलेगा, संडे, दिख रहा है ना। ये 2 टुकड़ा आपको मिल रहा है, वर्ड एक है, 2 टुकड़ा मिल रहा है। तो इसी 2 टुकड़े को ना हम सिलेबल बोलते हैं। यहाँ पे आप दिख रहा होगा, यहाँ पर सिलेबल दिख रहा है, सिलेबल। तो जब हम किसी लिखे हुए वर्ड को इसके साउंड के चंक्स मतलब टुकड़ा होता है, तोड़ते हैं, तो हर एक चंक को हम सिलेबल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सिलेबल 2 तरह का होता है,
एक होता है स्ट्रेस्ड और एक होता है अनस्ट्रेस्ड। ठीक, अच्छा, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का दूसरा नाम है एक्सेंट। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप ओल्ड इंग्लिश पोइट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर अनस्ट्रेस्ड नहीं लिखा रहेगा, वो लोग एक्सेंट लिख करके छोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ ध्यान के लिए। सिलेबल पहले हमने देख लिया क्या है, कि लिखे हुए वर्ड को जब हम साउंड के टुकड़ों में तोड़ते हैं तो हर एक टुकड़े को हम सिलेबल बोलते हैं। ठीक, अब सिलेबल दो तरह का होता है, एक स्ट्रेस्ड, एक अनस्ट्रेस्ड। स्ट्रेस्ड का मतलब कि जिसको बोलने में हम थोड़ा जोर दें, और अनस्ट्रेस्ड का मतलब जिसको बोलने में हम जोर नहीं दें। जैसे इस वर्ड को अगर आप देखिए, लिखा हुआ संडे, इसको पहले संडे संडे संडे, सन को हम लोग आराम से बोलते हैं, डे को थोड़ा जोर लगा करके बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सन हो गया, सन डे सन डे सन डे, सन जल्दी से बोलती हैं, डे थोड़ा खींच करके बोले। तो जिसको हम जल्दी से बोलते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम बोलते हैं अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, मतलब उस पर जोर नहीं दिया गया। स्ट्रेस का मतलब आप जानते होंगे, जोर तनाव होता है, उस पर तनाव खिंचाव नहीं दिया गया। और जो अनस्ट्रेस्ड है उस पर जोर नहीं दिया गया, और जो स्ट्रेस्ड है, ठीक है, जो स्ट्रेस्ड है उस पर जोर दिया गया था। तो इसको अगर हम दो भाग में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा सन हो गया क्या, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। ठीक है, क्या हो गया हमारा, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। ठीक है, और जो हमारा डे हो गया, डे, वो क्या हो गया, स्ट्रेस्ड सिलेबल। इतनी बात समझ में आई, सिलेबल क्या है, अनस्ट्रेस्ड क्या है और स्ट्रेस्ड क्या है। ठीक, अब किसी भी लाइन में कितना स्ट्रेस्ड सिलेबल है, कितना अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है, स्ट्रेस्ड के बाद अनस्ट्रेस्ड है या अनस्ट्रेस्ड के बाद स्ट्रेस्ड है, दो स्ट्रेस्ड के बाद एक अनस्ट्रेस्ड है या दो अनस्ट्रेस्ड के बाद एक अनस्ट्रेस्ड है, इन सब चीज़ों के अरेंजमेंट को हम मीटर बोलते हैं। आगे बात समझ में, तो सिंपल लैंग्वेज में आप ये कहोगे कि मीटर का मतलब होता है कि पोम के लाइन में कितना स्ट्रेस्ड सिलेबल है, कितना अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है और कैसे है, माने एक के बाद दो है, दो के बाद एक है, एक दो एक, ऐसे करके, इसी को हम मीटर बोलते हैं। आगे बात क्लियर, ठीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फुट या फीट। फुट या फीट क्या होता है भैया, फुट क्या होता है या फीट क्या होता है। तो अब एक वर्ड मैंने यहाँ पर संडे ले लिया, अब एक और वर्ड ले लेता हूँ, थोड़ा सा पहले बड़ा कर देते हैं वर्ड को, ये रहा, ठीक है। अब जैसे ले लिया हमने एक थोड़ा सा बड़ा वर्ड, और यही बड़ा हो गया, हाँ, एक थोड़ा बड़ा वर्ड ले लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं BEUTIFUL, ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, दिख रहा है आपको, ब्यूटीफुल, ठीक है। ये तीन टुकड़ा हुआ ना इसका, तो हम क्या बोलेंगे कि तीन सिलेबल हो गया, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। इसमें टी पर हम जोड़ दें, टी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, टी पर जोड़ दे रहे हैं, तो टी हमारा स्ट्रेस्ड हो गया, और ये ब्यू और फुल जो है हमारा अनस्ट्रेस्ड हुआ, ठीक है। अब देखिए, इसमें फिर से देखिए, संडे में हमारा 2 सिलेबल था, ब्यूटीफुल में हमारा 3 सिलेबल है, इसी तरह इंटेलिजेंट लीजिए, उसमें 4 सिलेबल है, ठीक। संडे के स्ट्रक्चर को आप देखिए, तो इसमें एक पहले अनस्ट्रेस्ड है, फिर स्ट्रेस्ड है। इसमें क्या है, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड। अच्छा, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड को लिखने का तरीका है, जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है उसके ऊपर हम एक ऐसा यू बना देते हैं, और जो स्ट्रेस्ड होता है उसके बाद उसके ऊपर हम एक ऐसे स्लैश छोटा सा दे देते हैं। तो ये पहचानने का एक तरीका है, ठीक। तो जब ये 2 हो, सिर्फ और सिर्फ दो एक वर्ड में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 सिलेबल हो, ठीक, या 2 सिलेबल के जोड़ा को हम आयम्ब बोलते हैं। आई बात समझ में, एक जोड़ा सिलेबल को हम क्या बोलते हैं, आयम्ब बोलते हैं, ठीक है, आयम्ब बोलते हैं, एक जोड़ा सिलेबल को हम आयम्ब बोलते हैं, और 2, 3 कितना भी हो उसको हम फुट या फीट बोलते हैं। तो जैसे ये भी एक फुट होगा या फीट होगा, और ये भी एक फुट या फीट होगा, पूरा पूरा पूरा, ठीक। हाँ, 2, 3, 4 हो, जैसे इंटेलिजेंट अगर लेंगे तो उसमें 4 आ जाएगा, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट 4 आ जाएगा, 4 सिलेबल आ जाएगा, तो उसको भी हम फुट बोलेंगे। ब्यूटीफुल में 3 है, इसको भी हम फुट या फीट बोलेंगे। संडे में 2 है, फिर भी हम इसको फुट या फीट बोलेंगे, लेकिन सिर्फ 2 वाले को हम आयम्ब बोलते हैं। तो हमारा सिलेबल क्लियर, मीटर क्लियर, फुट या फीट क्लियर, और आयम्ब क्लियर। इसमें कोई दिक्कत, किसी को परेशानी, तकलीफ, समस्या, कठिनाई बताइए।
चलिए, अगर है तो बताइए, नहीं तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि इसमें पूछा गया है। ये रहा, 103 नंबर क्वेश्चन है हमारा। सिल्वर, मीटर, फूट, फीट और आयम, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए, बताइए। हाँ, नहीं, देखिए अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, 103 नंबर को। ये द है, द, इसमें एक सिल्बल है, बस एक सिल्बल है। कर फ्यू, कर फ्यू, कर फ्यू, दो सिल्बल है। एक, दो, दो सिल्बल है। टॉल्स, एक सिल्बल है। द, एक सिल्बल है। नेल, एक सिल्बल है। ऑफ, दो सिल्बल है। पार्टिंग, 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 एक, दो सिल्बल है। डे, एक सिल्बल है। आई बात समझ में? देखिए टोटल, देखिए सिल्बल कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिल्बल हुआ ना। तो हम क्या बोले थे आपको कि दो सिल्बल को एक जगह में जाने से आयम्ब बनता है। तो यहाँ पर आयम्ब कितना बनेगा, देखिए इस दोनों को मिलाएंगे एक आयम्ब, इस दोनों को मिलाएंगे एक आयम्ब, यानी कि 10 सिल्बल को दो दो के जोड़ा में मिलाएंगे तो वो 5 आयम्ब बनेगा। तो उसी को बोलते हैं आयम्बिक। अब 5 बना है तो पेंटा, चूँकि ये सिल्बल और सिल्बल वाले को मीटर बोलते हैं तो आयम्बिक पेंटामीटर। तो अब समझ में आया आयम्बिक पेंटामीटर ये कैसे हुआ। हाँ, बताइए, इसमें कोई दिक्कत किसी को समझने में? ये समझ में आया ना कि आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब क्या होता है और कैसे हुआ आयम्बिक पेंटामीटर। बोलिए हाँ या ना। फीट वाला एक बार फिर से बताइए तो। ठीक है, फिर वाला फिर से बताए थे, ये हुई ना बात। चलिए किधर गया रे नोट्स, ये रहा। देखिए फिर से हम बताते हैं इस बार आसानी समझ में आएगा। सबसे पहले रुक जाइए, हम पंखा बंद कर देते हैं। हाँ, सबसे पहले हमारे पास वर्ड हैं, ठीक है। रुक जाइए, हम एक और वर्ड लिख देते हैं, एक और एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा बढ़िया। इसको इधर कर देते हैं। हमने लिख दिया इसमें INTELLIGEN, इंटेलिजेंट, ये लिख लिया। अब इसको टुकड़ा में करते, इंटेलिजेंट, ये भैया ये और ये हमने वर्ड लिया और उसका टुकड़ा कर दिया साउंड के हिसाब से। तो साउंड के हिसाब से जैसे ही वर्ड का टुकड़ा किया कि वो बन गया सिल्बल, ठीक है। संडे एक वर्ड, ब्यूटीफुल दो वर्ड और इंटेलिजेंट तीसरा वर्ड। इसमें दो सिल्बल है, इसमें क्या है, दो सिल्बल, इसमें 3 सिल्बल और इसमें 4 सिल्बल। अब कौन है टुन टुन? समवन वांट्स टू जॉइन द कॉल। नीतीश कुमार, यू आर सो लेट। चलिए तो इसको देख लेते हैं। संडे 2 सिल्बल है, ब्यूटीफुल 3 सिल्बल, इंटेलिजेंट 4 सिल्बल। तो इस पूरे ग्रुप को मतलब क्या, चाहे कितनों सिल्बल हमको मतलब नहीं, सिल्बल का पूरा ग्रुप को फुट या फीट बोलेंगे। इस पूरे सिल्बल के ग्रुप को 2 3 5 हो कुछ हमको मतलब ही नहीं है, कौन स्ट्रेस्ड है कौन अनस्ट्रेस्ड है हमसे कोई मतलब नहीं। सीधे सिल्बल के पूरे ग्रुप को फुट या फीट बोलेंगे। इसमें भी 4 सिल्बल है, हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है, पूरे ग्रुप को हम फुट या फीट बोलेंगे। अब अनस्ट्रेस्ड है स्ट्रेस्ड है हमको कुछ माथा पच्ची नहीं करना, हम सीधे इसको फुट या फीट बोलेंगे बस। ये फुट या फीट की बात हो गई, सिल्बल की बात हो गई। अब आयम कब बोलेंगे, जब सिर्फ और सिर्फ 2 सिल्बल हो और उस 2 सिल्बल में भी पहले वाला जो हो वो अनस्ट्रेस्ड हो, मतलब उस पर स्ट्रेस नहीं हो, और दूसरा वाला स्ट्रेस्ड हो। अगर ऐसा सिल्बल कोई है जो 2 है, पहला वाला अनस्ट्रेस दूसरा वाला स्ट्रेस, तब वो बोलेंगे उसको हम आयम्बिक या आयम बोलेंगे उसको। अब आई बात क्लियर? हाँ ठीक, अब हम देख लेते हैं इसको। ये द है, द, ठीक, द को ऐसा जोर नहीं लगा रहे हैं, द।
तो ये अनस्ट्रेस्ड हो गया। हम क्रॉस मारेंगे तो अनस्ट्रेस, टिक मारेंगे तो स्ट्रेस। कर्फ्यू, 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 कर जोर से बोले, खींच कर, फ्यू आराम से, तो ये हमारा स्ट्रेस्ड हो गया और फ्यू अनस्ट्रेस्ड हो गया। ठीक है, सबको हटा देते हैं थोड़ा। ठीक है, आगे चलिए। टॉल्स, कर्फ्यू, टॉल्स, टॉल्स, ये स्ट्रेस्ड। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये बन रहा है ना, ये 1 2 1 2। ठीक है, और वो भी क्या है, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। तो ये आयम बना दिया, और ऐसा ही जोड़ा ना आपको 5 बार मिलेगा, तो 5 बार मिला तो पेंटा हो गया, तो इसीलिए इसको हम आयमिक पेंटामीटर बोलते हैं। आई होप इट्स कम्प्लीटली क्लियर एंड देयर इज़ नथिंग, नो डाउट। चले आगे। अच्छा एक छोटा सा मैं आपको जानकारी देता हूँ। अब पूछा जा सकता है, आप ये पूछ सकते हो कि पगलई के क्या ज़रूरत था सिलवल तिलवल बनाने का। ठीक है, सिलवल तिलवल बनाने का क्या ज़रूरत था, कितना अच्छा ऐसे लिखा जाता। ऐसे जो हम लिखते हैं तो उसमें कभी सिल्वर का झंझट होता है, लेकिन या फिर नॉवेल हो या कुछ भी, तो खाली पोइट्री में ही सिल्वर का क्या जरूरत है। देखिए, पोइट्री में सिल्वर का और ये मीटर का और राइम का इसलिए लाया गया ताकि इसको म्यूज़िकल इफ़ेक्ट दिया जा सके। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग राइम एंड मीटर इन द लाइन्स ऑफ पोइट्री या इन वर्स, तो आपको आंसर कर देना होगा टू गिव इट म्यूज़िकल इफ़ेक्ट। कैसे, एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर लिखा जाए कि आई लव माई मदर, आई लव माई मदर, लिख के बताता हूँ आपको कि मीटर का कितना बड़ा ये है। आई लव माई मदर, शी इज़ ए गुड लेडी। अब देखिए पोइट्री में जो है मीटर और राइम क्यों लाया गया। जैसे इसको अगर हम नॉर्मली पढ़ेंगे, जैसे कविता मतलब ऐसे वगैरह पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, तो लिखे पढ़ेंगे इसको जैसे आई लव माई मदर, शी इज़ ए गुड लेडी। लेकिन पोइट्री और राइम और मीटर बोलता है कि नहीं, ना 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 ना, ये पोइट्री है ना बेटा, अच्छे से पढ़ो। ठीक, तो इसमें राइम स्कीम और मीटर मिला दिया, उससे क्या होगा, आपको वो कहना चाहिए ऐसे पढ़ो, आई लव माई मदर, शी इज़ अ गुड लेडी, इस तरह से, या आई लव माई मदर, शी इज़ ए गुड लेडी। इससे क्या होगा कि इससे थोड़ा म्यूज़िकल इफेक्ट आ रहा है इसमें। इसी वजह से हमको फुट फीट का कॉन्सेप्ट, मीटर का और सिल्वर और स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिल्वर का कॉन्सेप्ट आया है, एक्शन का कॉन्सेप्ट आया है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया। राइम क्या होता है, फालतू बात, ये सबसे आसान होता है, पोइट्री में सबसे आसान चीज़ राइम ही है। राइम का मतलब ये होता है कि साउंड मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, साउंड मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे अगर हम लिखें यहाँ पर कि आई गो देयर ऑन संडे, एक लाइन हो गया मेरा, ठीक है, कविता का, एंड एवरी मंडे, तो डे पे वो भी ख़त्म हो रहा है, डे पे ये भी ख़त्म हो रहा है, या किसी भी साउंड पे ख़त्म हो जब दोनों लाइन, तो उसको हम बोलते हैं राइम। राइम का मतलब कि आवाज़ सेम है कि नहीं, बस यही होता है राइम। ठीक, तो हमने मीटर देख लिया, सिल्बल देख लिया, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड देख लिया, फुट फीट आयम राइम देख लिया। अब स्टेंजा को हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। उससे पहले हम कलर चेंज करेंगे, इसका ग्रीन लेंगे, अब मज़ा आएगा। हाँ ठीक है। स्टेंजा क्या लिखा हुआ है, पोएम का पैराग्राफ, बस इतना ही याद रखना, कुछ नहीं। कि जैसे हम कोई ऐसे लिखते हैं तो उसमें 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 50 पैराग्राफ होता है ना, तो उसको हम पैराग्राफ बोलते हैं। तो इसी तरह जब एक बड़ा पोम हो, इपिक हो, 12,000 13,000 लाइन का पोम हो, तो सब लाइन एक पे एक नहीं लिखा जाता है, तो छोटे छोटे चार लाइन को एक साथ, 12 लाइन को एक साथ, 3 लाइन को एक साथ लिखा जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंजा बाबा बोलते हैं। ठीक है, स्टैंजा का मतलब पोएम का पैराग्राफ, बस इतना ही याद रखना। अब आता है एक, ठीक है, अकट्ठी, जिसका नाम, अकट्ठी मतलब आप समझ रहे, ऐसा का आदमी जो कि अजीब काम कर दे, उसको हम लोग अकट्ठी बोलते हैं। तो अब आया एक बंदा जिसका नाम था एडमंड स्पेंसर, आपने सुना होगा, ज़रूर सुना होगा। चौसर के बाद जो है हम इसी को जो है ना अच्छे से पढ़ते हैं। स्पेंसर आया, ठीक है, स्पेंसर का एक फेमस वर्क आप बताइए तो, एडमंड स्पेंसर का एक फेमस वर्क बताइए, जितना दो फेमस वर्क है एक्चुअली इनका, बताइए तो। फेरी क्वीन। फेरी क्वीन, और एक और,
स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर का एक और बहुत फेमस वर्क है, ठीक है, और जो उनके वर्क का नाम है ना, वो हर आदमी के मोबाइल में एक एप्लीकेशन होगा, आई गारंटी हर आदमी के मोबाइल में होगा। मैं दिखा ही के छोड़ूंगा आपको। लॉन्च पैड निकाला जाए, किधर गया? ये दिख रहा है आपको, यहाँ 18 लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसके नीचे, कैलेंडर लिखा है ना। अब याद आया कुछ एडमंड स्पेंसर का दूसरा फेमस वर्क? फेरी क्वीन एक हो गया, और दूसरा है शेफर्ड्स कैलेंडर। शेफर्ड्स कैलेंडर में 12 इकोलॉग हैं जो कि हर एक महीने के लिए लिखा गया। ये काम की बात है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी इकोलॉग्स आर देयर इन शेफर्ड कैलेंडर? 12। एंड हु डू दे प्रेजेंट? दे प्रेजेंट मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो शेफर्ड कैलेंडर एडमंड स्पेंसर का दूसरा फेमस वर्क है जिसमें 12 इकोलॉग है और हर एक इकोलॉग हर एक मंथ को बताता है, जनवरी से लेकर दिसंबर को, ठीक। तो ये स्पेंसर बंदा आया, उसका जो द फेरी क्वीन है वो एक दूसरा बंदा है जिसका नाम है एरियोसोटो, ठीक, एरियोसोटो, ठीक। उसका एक वर्क था ओरलैंडो फ्यूरियोसियो, उसको नकल करके स्पेंसर ने अपना लिखा है द फेरी क्वीन, ठीक है। तो ये बंदा जो है ना लिखता था ओटावा राइमा में। ओटावा राइमा मतलब क्या? ओटावा या ऑक्टो कभी है तो आपको 8 समझना है। तो ये बंदा लिखता था ना, तो इसके एक स्टैंजा में 8 लाइन हुआ करते थे, ठीक है। और ये एरियोसोटो ने जो ओटावा राइमा का यूज़ किया है, ओटावा राइमा का अपने वर्क ओरलैंडो फ्यूरियोसिटी, जिस ओरलैंडो फ्यूरियोसिटी पे स्पेंसर का द फेरी क्वीन बना हुआ है। यहाँ से एक फर्स्ट क्लास क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑन विच वर्क द स्पेंसर्स फेरी क्वीन इज़ मॉडल्ड, कि किस वर्क पर जो है स्पेंसर ने अपना फेरी क्वीन को नकल किया है या मॉडल किया है। तो इसका आंसर होगा एरियोसोटो ओरलैंडो फ्यूरियोसो। मैंने उसका नाम नहीं लिखा है, बता दे रहा हूँ, भूल गया लिखना, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, जब हम स्पेंसर को पढ़ेंगे तब ये बताएंगे। तो इस बंदे ने जो लिखा है उसको 8 लाइन वाले स्टैंजा में, स्पेंसर बोला कि देखो हम कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा चेंज करूँगा, अपन क्या करूँगा, 1 लाइन बढ़ा दूँगा, 9 लाइन कर दिया। अब बोला कि अब जो स्टैंजा बना है ना वो हमारा है, स्पेंसरियन स्टैंजा उसको बोलो राजा जी। तो सब लोग उसको बोल दिया स्पेंसरियन स्टैंजा, कुछ नहीं किया, ओटावा राइमा में 1 लाइन बढ़ा दिया। अब उसका ये देखिए पैटर्न, अब 8 लाइन जो है, ठीक है, वो 5 फीट में होता था। 5 फीट मतलब क्या कि उसमें कितना भी वर्ड हो कोई मतलब नहीं, उसका 5 जगह ना टुकड़ा बन सकता है, यानी अब चाहे 2 सिलेबल का हो 3 सिलेबल का हो पता नहीं, लेकिन 5 फीट में होगा, ठीक। और जो 9वां लाइन होगा वो 6 फीट में होगा, 6 फीट में होगा। मतलब क्या कि शुरू का जो 8 लाइन है उसका लेंथ बराबर होगा, मतलब जितना बड़ा है उतना ही बड़ा होगा, लेकिन जो 9वां लाइन है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। क्यों भैया? क्योंकि इसमें 1 फीट बढ़ गया है। 1 फीट बढ़ गया मतलब हो सकता है 2-3 सिलेबल बढ़ गया होगा, ठीक। और इसका राइम स्कीम क्या है? AB, यानी कि जो पहला लाइन है दूसरा लाइन अलग है। अब तीसरा लाइन पहले वाले से राइम करेगा और दूसरा लाइन चौथे वाले लाइन से राइम करेगा, ठीक। और फिर BC और C। तो देखिए यहाँ पर 4 4 8 9 लाइन पूरी है, ठीक। तो ये राइम स्कीम है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन स्पेंसर स्टैंजा? आंसर होगा 9, ठीक। पूछेगा कि व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसर स्टैंजा? आंसर होगा AB BC C। ये हो गया, ठीक है। हाँ, और अगर ये पूछ दिया, एक चीज़ और मैं आपको बहुत धांसू बात बता देता हूँ कि जो स्पेंसर स्टैंजा है ना उसका जो 9वां लाइन है, ठीक है, ये तो अपने से ऐड किया था, 8 लाइन तो उसका था ओटावा राइमा का, 9वां लाइन इसने ऐड किया, तो इसका नाम इसने बहुत कूल सा दिया, उसका नाम रख दिया अलेक्जेंड्रीन। तो ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि स्पेंसर स्टैंजा के 9वें लाइन को क्या कहते हैं? तो अलेक्जेंड्रीन बोलते हैं, अलेक्जेंड्रीन, ठीक है। अलेक्जेंड्रीन भी सीधा बोल सकते हैं, ठीक। ये हो गया स्पेंसर स्टैंजा ख़त्म। अब अगला है हमारा पॉइंट कपलेट, ठीक। हमने स्टैंजा देखा ना ऊपर में, ये स्टैंजा कि पोएम के पैराग्राफ को हम स्टैंजा बोलते हैं, ठीक है। पोएम के पैराग्राफ को हम स्टैंजा बोलते हैं। तो अब अगर उस स्टैंजा में 2 लाइन है, कितना लाइन है? 2 लाइन है, तो वो कहलाएगा कपलेट। 2 लाइन है तो कहलाएगा कपलेट। इसको याद कैसे करना है? जब एक इंसान का दूसरे इंसान से, जैसे एक लड़का का एक लड़की से शादी हो गया तो उसको हम कपल बोलते हैं। तो कपल में 2 ही होता है, तो कपलेट में 2 लाइन होता है। याद करने का घटिया सा तरीका है, ठीक है। ये कपलेट हो गया। तो स्टैंजा में अगर 2 लाइन है तो उसको हम कपलेट बोलेंगे। अच्छा, अब कपलेट में एक ये है हीरोइक कपलेट। एक बंदा आपको मिलेगा
1620 के बाद जी, 1620 या था इसके आसपास में, हो सकता है इसका डेट बदल सकता है, 1600 के आसपास ही मिलेगा आपको। एडमंड वॉलर, ठीक है, एडमंड वॉलर, इसने हीरोइक कपलेट का शुरुआत किया। हीरोइक कपलेट क्या होता है बेसिकली, आयमिक पेंटामीटर होता है। मतलब क्या कि 5 गो आयम होगा। 5 आयम मतलब क्या, अनस्ट्रेस्ड एस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड एस्ट्रेस्ड, यानी कि ऐसा वाला खेला 5 बार होगा तो आयमिक पेंटामीटर हो गया, ठीक है। विच राइम टुगेदर, यानी कि एक लाइन हो गया जो कि आयमिक पेंटामीटर होगा, और अगला लाइन भी होगा आयमिक पेंटामीटर, और इसका लास्ट वाला साउंड इसके लास्ट वाले साउंड से मैच करेगा। मतलब अगर ये डे पे खत्म हो तो ये भी डे पे, अगर ये इन पे खत्म हो तो ये भी इन पे, अगर ये ओ पे खत्म हो तो ये बी पे, मतलब दोनों का राइम स्कीम सेम होगा। तो इसको बोल दिया इसने क्या, हीरोइक कपलेट। क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा, पूछेगा कि हु डिवाइज्ड हीरोइक कपलेट, आंसर होगा एडमंड वॉलर। ये पूछेगा कि व्हाट इज द मीटर ऑफ हीरोइक कपलेट, आंसर होगा आयमिक पेंटामीटर। ये हो गया, ठीक है। अगला है टर्सेट, नाम से ही क्लियर है, टर्सेट, टर्सेटीन, 3 क्वार्टरेन में 4 लाइन होता है। ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहीं से आया है ये, क्वार्टर, क्वार्टर माने 4 लाइन वाला। 6 लाइन वाले को हम सेस्टेट बोलते हैं, ठीक है। 8 लाइन वाले को ऑक्टेव बोलते हैं। अब आप बोलिए कि 7 लाइन वाले को क्या बोलते हैं, 7 लाइन वाले को तो ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, उसको राइम रॉयल बोलते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे आगे चल के। इतना चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि पोइट्री के लाइन को, पोइट्री के पैराग्राफ को हम स्टैंजा बोलते हैं। 2 लाइन है कपलेट, 3 लाइन है टर्सेट, 4 लाइन है क्वार्ट्रेन, 6 लाइन है सेस्टेट और 8 लाइन है ऑक्टेव। और अगर 7 लाइन आता है कभी कभी तो उसको राइम रॉयल बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई स्टैंजा के बारे में। अब सोनेट के बारे में जानते हैं कि सोनेट होवे क्या है। 14 लाइन का पोएम भैया। चलिए सोनेट से एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि शेक्सपियर ने टोटल कितने सोनेट लिखा है। हाउ मेनी सोनेट्स हैज़ शेक्सपियर रिटन, बताइए। 154 154 या 144? 154 ही होगा। 154 होगा, ठीक है। 154 में उसने किसी किसी को डेडिकेट किया है। बताइए किसको किसको डेडिकेट किया है, कहाँ से कहाँ तक का। 1 से 126 था वो विलियम हावर्ड को ना शायद। ठीक, और उसके बाद शायद 127 से 152 तक वो डार्क लेडी थी। और लास्ट 2 था वो क्यूपिड गॉड जो है। ठीक है, तो उसने टोटल 154 सोनेट्स लिखा है, 1 से लेकर के 126 तक किसी आर्थर एच हालम को मतलब जो है डेडिकेट किया है। बाकी का जो आगे का 26 है मतलब 52 तक वो एक डार्क लेडी को जो है किया गया है डेडिकेट, और लास्ट का 2 जो है वो क्यूपिड है जो ग्रीक गॉड है लव का, उसको डेडिकेट किया गया। ठीक है, तो हमने सोनेट देख लिया, स्टैंजा देख लिया। अब अगला है कि एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। ओटावा रीमा और ऑक्टेव में डिफरेंस है कुछ या फिर दोनों सेम है? ऑक्टेव किसी भी 8 लाइन को हम ऑक्टेव बोल देंगे, सिंपल। किसी भी 8 लाइन को हम ऑक्टेव बोल देंगे। अब 8 लाइन में फॉर एग्जांपल कि जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लिया कि ये एक स्टैंजा जिसमें 8 लाइन है, तो 8 लाइन जैसे होगी आँख बंद करके हम सीधे बोल दिए इसको हम ऑक्टेव, कुछ नहीं। अब इसका राइम स्कीम क्या है वो हम नहीं जानते। मान लिया कि ये ए पर ख़त्म हो रहा है और अगला ए पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब अगला बी पर ख़त्म हो रहा है, बी मतलब साउंड स्कीम की, राइम स्कीम की बात कर रहे हैं। तो इसके राइमिंग के हिसाब से हमको बताना होगा कि ये किस तरह का है। तो इसमें एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होगा, तब उसको हम ओटावा राइमा बोलेंगे। तो ओटावा राइमा एंड ऑक्टेव आर नॉट सिमिलर एट ऑल। हाँ, सारा ओटावा राइमा ऑक्टेव होगा लेकिन सारा ऑक्टेव ओटावा राइमा नहीं होगा। ओटावा राइमा होने के लिए हमको उसका राइम स्कीम जानना पड़ेगा। ये हो गया, ठीक है। तो ये देख लिया हमने। अब सोनेट जो है, सोनेट ये देन है आपके इटली की। इटली के एक पोएट थे जिसका नाम था, उसका नाम कुछ भी हो, इंग्लिश में मतलब नाम उसी तरह का था, इंग्लिश में उसको हम उसको पेट्रार्क बोलते हैं, ठीक है, पेट्रार्क। तो ये 2 बंदा था, थॉमस याट और हेनरी हावर्ड, जिसको अर्ल ऑफ सरे ही बोलते हैं। ये हो सकता है घूमने फिरने गया होगा वहाँ मज़े करने। तो इसने देखा कि ये बंदा जो है लिख रहा है 14 लाइन की पोएम। तो ये वहाँ से सीख साख के आया इंग्लैंड में और बोलिया कि देखो बेटा ऐसे भी लिखा जाता है 14 लाइन वाला, क्या तुम लोग लिखते हो, इसको हम बोलते हैं सोनेट। बोला सही है। तो आपसे पूछा कि सोनेट जो है इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस किया, तो आंसर होगा थॉमस याट और हेनरी हावर्ड, ठीक है। अच्छा, ये अर्ल ऑफ सरे भी लिख देता कहीं कहीं। ये हो गया।
तो सोनेट को इंट्रोड्यूस करने का जो श्रेय जाता है वो थॉमस याट को और हेनरी हावर्ड, इसको अर्ल ऑफ सरे ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसको हम पेट्रार्कन सोनेट बोलते हैं, पेट्रार्कन सोनेट। अर्ल ऑफ सरे से एक चीज़ और डेडिकेटेड है कि उसने ब्लैंक वर्स को भी खोजा है। अब ब्लैंक वर्स क्या है आगे देखेंगे, अभी के लिए बस इतना याद रखना है कि थॉमस याट और हेनरी हावर्ड दोनों ने मिलकर के सोनेट्स को जो है लाया। 14 लाइन का पोम था। हेनरी हावर्ड ने ब्लैंक वर्स को भी पॉपुलराइज किया है, ठीक है। ये हो गया। अब उसी सोनेट में दो टाइप फिर आ जाता है। वही स्पेंसरियन बंदा जो हमने देखा था कि अपना एरियोस्टो का ओटावा में लेकर के हीरो बन रहा था, नाउन लाइन बना करके, फिर बोला कि देखो तुम लोग लाए हो ना सोनेट, देखो अभी मैं इसको मॉडिफाई करके अपना नाम धर लेता हूँ उसमें। बोला ठीक है धर लो। तो स्पेंसरियन सोनेट हुआ एक टाइप, और दूसरा शेक्सपियरियन सोनेट, जिसका दूसरा नाम जो है कहाँ गया, इंग्लिश सोनेट भी बोला जाता है, ठीक। तो सोनेट के दो कैटेगरी हैं बेसिकली, स्पेंसरियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट, जिसका दूसरा नाम हम इंग्लिश सोनेट भी बोलते हैं। इस दोनों में फ़र्क क्या है देख लेते हैं। इसमें लिखा है 3 इंटरलॉक्ड क्वार्ट्रेन, मतलब क्या कि 3 बार क्वार्ट्रेन लिखा होगा, यानी 4 4 4 हो गया 12। अब एक फाइनल कपलेट होगा, तो 4 4 4 2, ठीक है, ये हो गया 14 लाइन पूर गया। इसका राइम स्कीम क्या होता है, AB BC BC CD CD EE, ये हो गया इसका राइम स्कीम। अच्छा, जो शेक्सपियरियन सोनेट है उसके फॉर्म में कोई फ़र्क नहीं है, मतलब इसमें भी 3 क्वार्टर होता है, मतलब 4 लाइन 4 लाइन 4 लाइन, और फिर लास्ट में 2 लाइन, 14 हो गया। इसका राइम स्कीम अलग होता है। राइम स्कीम अलग क्या है, इसका नाम है AB, देखिए यहाँ AB। अब इसमें BC BC है, लेकिन इसमें CD CD है। अगला ही देखिए, इसमें क्या है कि इस क्वार्ट्रेन को इस क्वार्ट्रेन से लिंक किया गया है ना, ध्यान से देखिए, ये 4 लाइन का है क्वार्ट्रेन, 4 लाइन का है क्वार्ट्रेन, 4 लाइन का है क्वार्ट्रेन कपलेट। तो इसमें क्या है, लास्ट वाला क्वार्ट्रेन का लाइन इसके अगले क्वार्ट्रेन के पहले लाइन से मिला हुआ है, फिर उसी तरह ये राइम कर रहा है, ये दिख रहा होगा आपको। और ये तो फाइनल कपलेट है, ये तो अलग ही हो गया। लेकिन इसमें क्या है, ऐसा नहीं है, इसमें एक क्वार्ट्रेन जो है ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे देखिए कोई लिंक नहीं है, BC नहीं लिंक कर रहा है, इसी तरह ये भी कोई लिंक नहीं है, और ये तो फाइनल वाला है। तो शेक्सपियरियन सोनेट एंड स्पेंसरियन सोनेट में यही फ़र्क है। इफ़ यू वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन Spencerian sonnet and Shakespearean sonnet, there is just one thing that you have to keep in mind, that their rhyme scheme is different. The rhyme scheme of Spencerian sonnet is AB BC BC CD CD and EE, while on the other hand the rhyme scheme of Shakespearean sonnet, which is also known as English sonnet, is AB CD CD EF GG. In a broad way, you can simply say that there is a connection between 2 quatrains of Spencerian sonnet, but there is no connection, there is no interlocked rhyme scheme in क्या है, शेक्सपियरियन सोनेट। अच्छा, एक चीज़ और आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना इंटरलॉक्ड, क्या लिखा हुआ है, इंटरलॉक्ड। तो ये इंटरलॉक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका इंटरलॉक्ड नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये इससे जुड़ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर इंटरलॉक्ड होता है। आई बात समझ में, ये क्लियर होगा, बहुत आसान होगा, ठीक है। तो ये भैया हो गया हमारा सोनेट। लाया किसने, थॉमस याट, हेनरी हावर्ड लाया। ये दोनों मज़ा कर रहा है, शेक्सपियर और सोनेट अपना अपना नाम बना रहा है, ठीक है। हेनरी हावर्ड ने जो अर्ल ऑफ सरे है उसने ब्लैंक वर्स भी लाया, ठीक है, इतनी बात होगी। चलिए, वर्स के बारे में सिंपली पोइट्री के श्लोक को, पोइट्री के लाइन को हम वर्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब कोई भी वर्स जो है वो 3 तरह का होगा। एक होता है फॉर्मल वर्स या रेगुलर वर्स, दूसरा होता है ब्लैंक वर्स, तीसरा होता है फ्री वर्स। बहुत आसान मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, एकदम तोप करके नहीं लिखा हूँ, ये आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। जो रेगुलर वर्स होगा या फॉर्मल वर्स होगा उसमें राइम भी होगा और मीटर भी होगा। राइम मतलब क्या, कि वो ऐसे आवाज़ के साथ ही मिल रहा होगा, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, चाहे जैसे भी हो, चाहे लगातार 2 मिले या कैसे भी, लेकिन उसमें कोई ना कोई राइम होगा। और मीटर भी होगा। मीटर मतलब क्या, कि या तो आइम्बिक पेंटामीटर होगा, मतलब 2 सिल्वल वाला, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड ऐसे, या फिर कुछ और मीटर होगा। मीटर के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे एक दिन, जिसमें हम आपको एनापेस, डैक्टिल, ठीक है, आयम्ब, जितना भी मीटर का टाइप है वो सब पढ़ाएंगे। तो फॉर्मल और रेगुलर वर्स में दोनों होगा, राइम भी होगा और मीटर भी होगा। ब्लैंक वर्स में नो राइम, राइम ख़त्म, ब्लैंक वर्स में राइम ख़त्म। और फ्री वर्स में फ्री हो गया, ना ही राइम है ना ही मीटर है, अपने मन से ये लाइन इतना लंबा लिखें और अगला लाइन इतना लंबा कर दिए, ठीक। लेकिन अगर वो
ब्लैंक वर्स है तो ये जितना लंबा लाइन है उतना ही लंबा लाइन इसको भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको सिलेबल सेम रखना है। सिलेबल सेम रखेंगे तभी जाकर के मीटर फॉलो करेगा। अगर ये लाइन इतना लंबा, ये लाइन इतना लंबा हो गया तो मीटर फिर टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइन लंबा होता ही सिलेबल बढ़ जाएगा। तो फॉर्मल वर्स या रेगुलर वर्स में दोनों ही होगा, राइम स्कीम भी होगा, मीटर भी होगा। ब्लैंक वर्स में राइम तो नहीं होगा लेकिन मीटर ज़रूर होगा। फ्री वर्स में कुछ नहीं होगा। एक चीज़ आपको याद रखना है कि विलियम शेक्सपियर ने जो अपना ज़्यादातर वर्क लिखा है, मैक्सिमम वर्क जो लिखा है वो ब्लैंक वर्स में ही लिखा है। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्लैंक वर्स दिया किसने? हेनरी हावर्ड। देखिए भैया जी, आगे बात समझ में। तो ब्लैंक वर्स दिया है हेनरी हावर्ड ने और शेक्सपियर ने उसका बहुत ज़्यादा यूज किया है। ठीक है, फॉर्मल वर्स हमने देख लिया, रेगुलर वर्स देख लिया, फ्री वर्स भी हमने देख लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला टर्म है हमारा प्ले। प्ले का मतलब कि कोई भी ऐसा वर्क जिसको स्टेज पे किया गया हो उसको हम प्ले बोलते हैं। बस कुछ नहीं, इतना ही। प्ले मतलब खेला गया हो, उसको स्टेज पर किया गया हो। कॉमेडी आप जानते होंगे, जिसमें हंसी मजाक होता है उसको कॉमेडी बोलते हैं। ट्रेजिडी, ट्रेजिडी का मतलब हीरो वो सब लास्ट में मर जाए, उसको ट्रेजिडी बोलते हैं। ट्रेजी कॉमेडी मतलब दोनों होगा, मरो करेगा हंसो करेगा। ठीक है, उसको ट्रेजी कॉमेडी बोलते हैं। प्ले राइट, आहा, देखिए प्ले राइट हम उसको बोलते हैं जो प्ले लिखता हो। जैसे विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारा प्ले लिखा है, हाँ, तो उसको प्ले राइट बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला पॉइंट है हमारा एलिट्रेशन, जो कि पोइटिक डिवाइस में आपको पढ़ना है। पोइटिक डिवाइस में बहुत सारा चीज़ पढ़ना है लेकिन हम दो अभी मेन वाला ना पढ़ा दे रहे हैं। एलिट्रेशन एक और दूसरा है एसोनेंस। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि एक तरह का कॉन्सोनेंट साउंड ना बार बार रिपीट होगा। एक तरह का कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होगा। एग्जांपल देखिए, ये हम खुद से लिखे हैं, माई मदर मेट मी। देखिए माई मॉ साउंड, फिर मॉ साउंड, फिर मॉ साउंड, फिर मॉ साउंड। और ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट है तो ये रिपीट हुआ, माई मदर मेट मी। ठीक है, तो ये क्या एग्जाम्पल हो गया? ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। हिज हार्ड हेयर हैड हार्डन हार्डली। देखिए एच 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 साउंड जो है बार बार रिपीट कर रहा है तो इसको हम एलिट्रेशन बोलेंगे। अच्छा, बच्चे में अगर आप पढ़े होंगे तो एक आता है बा ब्लैक शिप, बा ब्लैक शिप। देखिए ब 3 बार आया ना, तो ये एलिट्रेशन हो गया। ठीक है, एजोनेंस का मतलब होता है कि इसमें भी रिपीट ही होगा लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड नहीं बल्कि क्या, वाउल साउंड, वाउल साउंड, वाउल साउंड। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट ही आएगा तो एलिट्रेशन होगा। और वाउल, इसको वॉवेल नहीं बोलते हैं। अगर आप लोग कई सब वॉवेल ही बोलते हैं, ये गलत है। इसको हम वाउल बोलते हैं, वाउल। ठीक है, और आपको भी वाउल ही बोलना है, वॉवेल नहीं। ठीक है, चलिए अब आपको सुना देंगे हम, तब आगे बढ़ेंगे कि इसको वाउल क्यों बोलते हैं। रुक जाइए, ये निकाल लिया इधर। क्रोम टैब, न्यू टैब, शेयर। हाँ, आवाज़ जा रही होगी आपको, आई होप। तो हम खोल लेते हैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी को। ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी हमने खोल लिया। यहाँ जा कर के हम इसके सर्च बार में टाइप करते हैं वही वाला वर्ड जिसको हम वोवेल बोलते हैं। ये सर्च कर लिया, रिटर्न। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, स्पीकर का जितना हो सके बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका हम आवाज़ आपको सुनाते हैं कि इसको बोलते क्या है। साउंड बढ़ा लिए, पूरा सुनिएगा। वाओ, फिर से सुनिए, वाओ, एक बार फिर सुनिए। वाओ, ये ब्रिटिश इंग्लिश हो गया, अमेरिकन भी सुन लीजिए। vowel, देखें इसमें भी वही बोलते हैं, वाओ, वाउल। वाओ, वाओ, वॉवेल नहीं बोलते हैं। आ गई बात समझ में? तो हमने देख लिया कि इसको हम वाउल साउंड बोलते हैं, न कि वॉवेल। आगे चलते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास। कि जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करेगा तो उसको हम एलिट्रेशन बोलेंगे, और वाउल साउंड रिपीट करेगा तो हम उसको एसोनेंस बोलेंगे, वाउल न कि वॉवेल। फेबल, छोटी ऐसी कहानी जो आपको कोई सीख दे उसको हम फेबल बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपने बच्चे में शायद सुना होगा ये वाला चक्की वाला, चक्की चक्की नमक निकाल।
कि वो नमक डूब गया उसको, तो इससे हमको सीखना कि लालच नहीं करना चाहिए, तो वो फेबल हो गया। फेबल का मतलब जिससे आपको एक मोरल सीख मिले उसको हम फेबल बोलते हैं। अगला है सटायर। सटायर मॉकिंग ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर, कि अगर आप किसी चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का, चाहे वो सीरियस हो या नॉन सीरियस हो, तो उसको हम सटायर बोलते हैं। जैसे अभी मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि कैसे आयरलैंड में जब बहुत ज़्यादा गरीबी थी तो जोनाथन स्विफ्ट ने अपना वर्क लिखा था ए मॉडेस्ट प्रपोजल, तो वो क्या किया था, मॉक किया था गरीबी को कि कैसे तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो सटायर हो गया। गलिवर ट्रैवल्स वो भी एक सटायर है। टेल ऑफ टू टब वो भी एक सटायर है। बहुत सारा सटायर जो है ना आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे है मिरेकल प्लेज और मिस्ट्री प्लेज। 9 to 10 में ये क्वेश्चन इसी बार पूछा है, मोस्ट लाइकली ये पूछा जा सकता है 6 to 8 में भी, क्योंकि ये दोनों अच्छी चीज़ें हैं। देखिए मिरेकल प्ले का मतलब होता है कि उसमें सेंट के बारे में बात किया जाएगा, मतलब कोई भी जो साधु होगा ना उसके बारे में। सेंट का मतलब आप समझ रहे हैं क्रिश्चियन की बात हो रही है, क्योंकि बेसिकली हम लोग क्रिश्चियन लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ये हो गया। तो मिरेकल प्ले में लाइव्स ऑफ सेंट, और मिस्ट्री प्ले में जो है बाइबल के बारे में, बाइबल से स्टोरी लेकर के जो है ना प्ले किया जाता है। तो प्ले का मतलब जो स्टेज पे हो रहा हो, अगर उस स्टेज पे जो हो रहा है उसमें किसी सेंट के लाइफ के बारे में बताया जा रहा है, किसी पादरी के लाइफ के बारे में, तो वो मिरेकल प्ले कहलाता था। और अगर उसमें बाइबल की कोई स्टोरी बताई गई है तो वो मिस्ट्री प्ले कहलाएगा। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, थोड़ा सा क्लेवर काम करना, इतना तो याद रखना ही है, लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना है कि ये जो डिस्टिंक्शन है ना, ये जो डिस्टिंक्शन वो ब्रिटिश लिटरेचर में बहुत कम है। मतलब दोनों में ही हम मिरेकल को भी हम बोल देते हैं बाइबल वाला, मिस्ट्री को ही बाइबल वाला बोल देते हैं। यानी कि अगर बाइबल से स्टोरी लिया गया है तो उसको हम मिरेकल प्ले ही बोल देते हैं, मिस्ट्री प्ले ही बोल देते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए ये वाला, पूछ दे मिरेकल प्ले और उसमें सेंट का ऑप्शन न दिया हो, बाइबल का ऑप्शन दिया हो, तो आपको आंख बंद करके बाइबल वाला मार देना, वो सही ही होगा, ठीक। क्योंकि ये जो डिस्टिंक्शन है अलग अलग, वो फ्रेंच से आया है, ब्रिटिश लिटरेचर में इतना स्ट्रिक्ट डिस्टिंक्शन नहीं है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब ये हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गया जिसको हम लोग कवर किए थे, ये जानना ज़रूरी था। अब हम अपने मेन क्लास पर आ जाते हैं, ठीक है ना। और आपको 5 मिनट का जो है हम ब्रेक दे रहे हैं। 37 हो गया है यहाँ पे, आप देख लीजिए 2:37, 2:42 में हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बोल बोल के ना मेरा मुंह दुख गया है और सूख भी गया है। तो आई नीड 5 मिनट्स ब्रेक, ठीक है। जब तक 5 मिनट में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ऐसे पूछ सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन हो तो भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक है, हम लोग फिर से 42 में स्टार्ट करेंगे। बाकी बीच में कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना तो आप पूछ सकते हैं। कर दिया रिकॉर्डिंग चालू। सबसे पहला पीरियड है हमारा, स्क्रीन शेयरिंग चालू है। सबसे पहला पीरियड है हमारा एंग्लो सेक्शन पीरियड, या इसी को हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। जो हमारा स्टार्ट होता है 450 से लेकर के 1050 तक। सबसे पहले कि इसका नाम जो है एंग्लो सेक्शन पीरियड काहे पड़ा। ओल्ड इंग्लिश तो बुझाई दे रहा है कि पुराना वाला इंग्लिश था तो ओल्ड इंग्लिश बोला गया, लेकिन एंग्लो सेक्शन काहे बोला भैया। देखिए नाम इसका कैसा है, लिखा है कि द नेम ओरिजिनली, ठीक है, एंग्लो सेक्शन डिनोट्स 2 of 3 जर्मनिक ट्राइब्स। इसको छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आइए, ये फ़ोटो मैं लगा दिया हूँ बढ़िया से समझने के लिए। भैया ये आपको यहाँ दिख रहा होगा यूनाइटेड किंगडम में 5 कंट्री, WINES, वाइन्स, वेल्स, आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। तो यूनाइटेड किंगडम में ये 5 कंट्री थी, ठीक है। यहाँ पर फंस शादी थी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बाल्टिक सी, ये रहा बाल्टिक सी, स्टॉकहोम के नीचे बाल्टिक सी, और ये आपको दिख रहा होगा नॉर्थ सी। हुआ क्या कि यहाँ से जो है ट्राइब आए, इनको धरसानी अटैक किया। यहाँ से 3 ट्राइब आए जिनको अटैक किया। उसी 3 ट्राइब का नाम था एंगल नाम था, सेक्शन नाम था, और ज्यूट्स। यहाँ पे हम 2 ही को लिखे हैं, ज्यूट्स आगे आएगा, हाँ सॉरी लिखा तो है। 3 ट्राइब है, जर्मनिक ट्राइब थी, यानी कि यहाँ इधर आपको यहाँ पे ना इधर जर्मनी दिखेगा, इधर हम बाल्टिक सी से लिए हैं, इधर जर्मनी आपको दिखिए, जर्मनिक ट्राइब थी, यानी बाल्टिक सी की तरफ से आई थी, बस इतना याद रखना है। यहाँ पर आकर के 3 ट्राइब थी, ज्यूट्स, एंगल, सेक्शन, ठीक है, एंगल्स और सेक्शन। क्या यहाँ पर लिखा है आपको नॉर्थ सी एंड बाल्टिक, है ना, बाल्टिक।
वो ब्रिटेन में आए, यानी कि यहाँ पर कॉलोनी बनाने के लिए, यानी कि उपनिवेश बनाने के लिए, जैसे ब्रिटेन हम लोग के यहाँ आया था, तो उसी तरह बाल्टिक सी से जो है 3 ट्राइब्स एंगल्स, सैक्सन और ज्यूट्स जो है यहाँ पर आए कॉलोनी बनाने के लिए। इन लोगों से लड़ाई पीट की और यहाँ पर जो है रह गए। ठीक है, अब क्या था कि जो उसमें जो एंगल्स थे ना, एंगल्स वो ज़्यादा थे, डोमिनेटेड थे, ज़्यादा थे, मतलब जूट से सेक्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा थे। अच्छा, एंगल्स का नाम एंगल्स के ऊपर, ये आपको छोटा सा कहानी बता देता हूँ। ये लोग रह रहे हैं यहाँ बाल्टिक सी में, तो यहाँ पर ये लोग खाएंगे क्या भैया? पिज़्ज़ा, बर्गर, जोमेटो, स्विगी तो मिलेगा नहीं ना यहाँ पर, या पनीर चिल्ली। तो ये लोग खाया करते थे क्या? मछली ज़्यादा खाया करते थे, क्योंकि यहाँ पर मछली इनको मिलेगा। तो मछली मारने के लिए आपको याद होगा कि ऐसा वाला हुक यूज किया जाता है, ठीक है, जिसको इन लोगों की भाषा में एंगुल बोला जाता था, ANGUL, एंगुल। तो वहीं से इनका नाम पड़ गया एंगल्स। ठीक है, तो ये एंगल्स था। तो एंगल्स जो है ना, वो लोग सबसे ज़्यादा नंबर में थे। इसी वजह से इन लोगों ने जो इंग्लैंड में कब्जा किया, ब्रिटेन में, उस जगह को नाम इन्होंने रख दिया, भैया हमारा ये लैंड है तो हम लोग इसको एंग्ला लैंड बोलेंगे। ठीक, और इसी को धीरे धीरे कुछ समय तक फिर ये इंग्लैंड लैंड हो गया, और अब ही जा कर के धीरे धीरे फिर ये इंग्लैंड हो गया। तो हम देख लिए कि इंग्लैंड हमारा कहाँ से आया? इंग्लैंड लैंड से। इंग्लैंड लैंड हमारा है एंग्ला लैंड से। और ये हमारा कहाँ से आया है? जो 3 ट्राइब थी, एंगल, सैक्सन और ज्यूट्स, वो जो है उसी एंगल के नाम पर यहाँ पे आया है। और इसका नाम एंगल क्यों पड़ा? क्योंकि ये लोग मछली खाया करते थे, मछली पकड़ते हैं जिससे हुक से, उसको एंगलस बोलते हैं, एंगलस। और ये लोग ज़्यादा थे इसलिए एंगल हो गए। ठीक है, ये बात होगी। आगे है कि द नेम एंग्लो सैक्सन वॉज फर्स्ट यूज्ड इन द नेशनल सेंस बाय द स्कॉलर। ठीक, एक कैमडन थे, विलियम कैमडन, जिनका किताब आपको आगे पढ़ना ही पड़ेगा जब हम वहाँ पहुँचेंगे ना उस पीरियड में, तो इनको पढ़ना पड़ेगा। विलियम कैमडन की 2 किताबें आती हैं, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, उसमें इन्होंने एंगल सैक्सन वर्ड को यूज़ किया। तो उससे पहले जो है ना, इस वर्ड का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं था। ये विलियम कैमडन थे जिनकी किताब थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, तो उसमें उन्होंने जो है एंगल सैक्सन वर्ड को जो है यूज़ किया। तब से जो है वहाँ पर ये कॉमन राइटर भी इसको यूज़ करने लगे। ठीक है, एक चीज़ देखिए, लिखा कि ओरिएंटल पीपल। देखिए ओरिएंटल जो लोग, देखिए दुनिया में आप एक चीज़ सुने हैं कि वेस्ट का फैशन है, वेस्टर्न बन रहा है। तो यूरोपियन कंट्री, मतलब जो वेस्ट साइड में है उसको वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं, और उसके उल्टे में जैसे हम लोग हैं, हम लोग ईस्ट साइड में आते हैं तो हम लोग ईस्टर्न कराते हैं। तो ईस्टर्न के कंट्री को, कल्चर को, उसको हम ओरिएंटल बोलते हैं। तो हम लोग ओरिएंटल हैं, और उनको ऑक्सीडेंटलिस्ट बोला जाएगा। हम लोग ओरिएंटलिस्ट हैं, ओरिएंटल है। जैसे आपको ये पूछा जाए, विलियम जोन्स वो भी एक ओरिएंटलिस्ट था, जिसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो वो लोग मानते थे कि जो ओरिएंटल पीपल है वो लोग मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं। मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल, लाल किला, ये किला, वो किला, उसको मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ओरिएंटल पीपल जो है ना, वो लोग मॉन्यूमेंट बनाते हैं। काहे भाई? ताकि वो लोग अपने मरे हुए का मेमोरी को ताज़ा कर सकें। आप देख रहे हैं कि अभी भी इंडिया में बहुत सारा मॉन्यूमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मॉन्यूमेंट्स वो किस लिए भैया? मरे हुए की मेमोरी को ताज़ा करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये लोग जो थे ब्रिटेन वाले लोग, वो लोग क्या मानते थे कि हम लोग मॉन्यूमेंट नहीं बनाएंगे भैया, हम लोग जो है लिखेंगे पोम्स। काहे? क्योंकि कई साल के बाद तो मॉन्यूमेंट्स क्या होगा? मॉन्यूमेंट्स ऑफ ब्रिक एंड स्टोन हैड क्रम्बल्ड अवे, कि जब वो जो मॉन्यूमेंट्स है उसका ब्रिक्स, स्टोन, वो ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मतलब वो मॉन्यूमेंट ख़राब हो जाएगा, उतना भी दिन तक जो हमारा पोएम रहेगा ही। मतलब पोएम कभी, ये इममॉर्टल है, कभी ख़त्म नहीं होगा, जबकि मॉन्यूमेंट्स उनका टूट फूट जाएगा। ठीक है, और यही वजह है कि देखिएगा आप, जो लिटरेचर रिच है वो ब्रिटिश वाले रीजन में है। हमारे यहाँ उतना लिटरेचर हुआ नहीं है, बहुत कम लिटरेचर हुआ। यही वजह, क्योंकि उनकी मेंटालिटी ऐसी थी। हम लोग मॉन्यूमेंट्स पे ध्यान दे रहे थे कि हम अपने मरे हुए को जो है ना कॉमेमोरेट करेंगे मॉन्यूमेंट्स बना करके, और उन लोगों का क्या मेंटालिटी था कि नहीं भैया, जो मॉन्यूमेंट्स का जो ब्रिक है, स्टोन है, वो क्रम्बल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, क्रम्बल से एक बड़ी अच्छी पोएम याद आ रही है मुझे, जो कि मेरा फेवरेट पोएम है, वॉल्टर डिलामेयर का है, एन एपिटाफ। एपिटाफ से एक चीज़ बता देते हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको याद रखना ही ज़रूरी है। एपिटाफ, EPITAPH। देखिए, जब आप देखेंगे, जब सिमेट्री का फोटो देखेंगे, मतलब बेसिकली जहाँ पर क्रिश्चियन लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता है, तो आप देखेंगे कि ये तो उनका कवर हो गया, और यहाँ पर ना एक ऐसे पत्थर टाइप का लगा दिया जाता है। आप फिल्म में भी देखे होंगे, और इस पर कुछ लिखा होता है, कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो चीज़ लिखा होता है उसी को हम एपिटैफ बोलते हैं। अच्छी चीज़ मैं आपको बता दिया।
एपिटैफ बोलते हैं। और आप थोड़ा विलियम शेक्सपियर का एपिटैफ देखिए क्या लिखा था, बहुत हंसी आएगा, कभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो एपिटैफ उसको बोलते हैं। तो वो लोग बिलीव करते थे कि अगर मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनेगा तो वो तो धीरे धीरे उसका स्टोन भी ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग पोएम लिखेंगे तो कभी हम मतलब उसको कभी जो है ख़त्म नहीं किया, यही बात है। आगे लिखा हुआ है कि द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड फॉल्स नेचुरली इंटू टू डिवीजन, मतलब इस पीरियड का जो लिटरेचर था ओल्ड इंग्लिश का यानी एंग्लो सेक्सन पीरियड का, यानी कि 1050 तक का, वो दो कैटेगरी में है, पेगन है, क्रिश्चियन है। पेगन का मतलब कि ऐसा लिटरेचर जो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता, वो लोग ट्राइब वाइब के बारे में बात करता, उसके अंदर रिलीजियस एलिमेंट नहीं है। और क्रिश्चियन नाम से ही पता है कि वो लोग गॉड के बारे में, बाइबल के बारे में बोलेंगे, ठीक है। लिखा हुआ द फॉर्मर रिप्रेजेंट्स, यानी पहला वाला, द पोइट्री विच एंग्लो सेक्सन प्रोबेबली ब्रॉट विद देम इन द फॉर्म ऑफ ओरल सागाज, यानी कि ये जो बोला कि पेगन लिटरेचर था, वो लोग जो ट्राइब्स थे एंगल सेक्शन जूट्स, वो लोग अपने साथ लाए थे। कैसे भैया? ओरल सागाज, यानी मुंह से बोलते थे, लिखा हुआ नहीं था। द क्रूड मटेरियल आउट ऑफ विच लिटरेचर वॉज स्लोली डेवलप्ड इनटू इंग्लिश सॉइल, मतलब कि और यही ओरल सागा जो मतलब मुंह से बोली हुई स्टोरीज वगैरह थी जो भी थी, उसी को बाद में जो क्रूड मटेरियल, क्रूड का मतलब होता है कोई भी कच्चा मटेरियल जो उतना अच्छा सोफिस्टिकेटेड ना हो, तो वही क्रूड मटेरियल जो है ना आगे चल करके हमारा इंग्लिश लिटरेचर का सोर्स बना, ठीक है। द लेटर रिप्रेजेंट्स, यानी कि बाद वाला क्रिश्चियन वाला लिटरेचर, राइटिंग्स डेवलप्ड अंडर टीचिंग ऑफ मंक, मंक बोलते हैं जो कि क्रिश्चियन वगैरह के जो चर्च होते हैं उसमें रहने वाले को मंक बोलते हैं, ठीक है। तो पेगन का तो हमने देख लिया कि वो लोग जो जू ट्राइब्स आए थे उनका ओरल सागास था, और बाद में जो है मंक लोगों के अंदर जो है ना वो क्रिश्चियन लिटरेचर जो है क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ। और ये भी कब? जब ओल्ड पेगन रिलीजन वैनिश हो गया था, मतलब कि मच ऑफ द ट्राइब का जो रिलीजन था ना वो कि ख़त्म हो गया था, मैक्सिमम लोग अब क्रिश्चियन हो गए थे, तब जा कर के जो है ना ये डेवलप हुआ, ठीक है। आगे अब एक पॉइंट आता है इसमें ज़रूरी है, नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर, शुरू में आपको पढ़ना पड़ेगा कि नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर होता क्या है। देखिए पढ़ते हैं थोड़ा, लिखा अंडर द लीडरशिप ऑफ अगस्टीन केम फ्रॉम रोम। देखिए ये जो नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर है वो फ्लोरिश हुआ है किसके? ऑगस्टीन, ये रोम से आए थे भैया, इंग्लैंड में। ऑगस्टीन के अंदर में नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर फ्लोरिश हुआ है। लिखा हुआ कि द मंक्स ऑफ दिस स्कूल लेबर चिफली इन नॉर्थम्ब्रिया। देखिए यहाँ पे अभी आप इंग्लैंड का नक्शा निकालेंगे, इंग्लैंड का नक्शा है कुछ इस तरह, तो ये जो आपको जगह दिख रहा है, ये जो आपको जगह दिख रहा है, अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया, अभी नॉर्थम्बरलैंड कर दिया गया है, ठीक है, नॉर्थम्बरलैंड कर दिया गया है। यहाँ पर ये देख नदी के, अब बाल्टिक सी से आया होगा तो नदी के किनारे में, यहाँ पे तो नहीं ना आ गया होगा वो लोग। तो हुआ क्या कि बहुत सारे जो मंक्स थे, मंक्स वो लोग इस रीजन में कलेक्ट हुए, जिसको नॉर्थम्बरलैंड अभी कहते हैं, पहले नॉर्थम्ब्रिया बोला जाता था, इस रीजन में कलेक्ट हुए और यहीं पे वो लोग रह करके लिटरेचर काम किया करते थे। तो इसीलिए इसको जो है नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर बोला गया, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसको। द मंक्स ऑफ दिस स्कूल लेबर चीफली इन नॉर्थम्ब्रिया, मतलब इस रीजन में जो है वो लोग लेबर किए, मतलब रह करके काम किए। एंड टू देयर इन्फ्लुएंस वी ओ ऑल द बेस्ट दैट इज़ इन एंग्लो सेक्सन लिटरेचर। बोला कि देखिए ये जो मंग वगैरह थे इन लोग यहीं आकर काम किए, और सिर्फ यही एक रीजन था ना जहाँ से लिटरेचर जो है फ्लोरिश किया, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड नॉर्थम्ब्रियन स्कूल, इसको हम नॉर्थम्ब्रियन स्कूल ही बोलते हैं या नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नॉर्थम्बरलैंड एरिया में था इसीलिए, ठीक। अच्छा, इसमें 3 नाम आता है जो कि हम पहले बताए थे, बीड, कैडमन और सेनेवोल्फ। बस इस पीरियड में हमको इस 3 बंदे के बारे में पढ़ना है। इस 3 बंदे ने जो भी काम धाम किया, यही तीनों बंदा काम किया है। और कहाँ पे किया है आप फोटो के साथ देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये इसका नाम था बीड, कैडमन और सेनेवोल्फ। ये 3 जो है हमारा काम किया है। 3 मेजर राइटर हो गया या मेजर पोइट कर लीजिए, मेजर फिगर कर लीजिए इस पीरियड का, ठीक है। अच्छा, बीड का दूसरा नाम है द वेनरेबल बीड। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द ओल्ड इंग्लिश राइटर वॉज कॉल्ड द वेनरेबल, तो आंसर होगा बीड। अच्छा, वेनरेबल, वेनरेबल कहाँ से है भैया? तो वेनरेबल आया वेनरेट से, एक वर्ड है वेनरेट, VENERATE। वेनरेट का मतलब होता है किसी को पूजना, तो वेनरेबल बीड यानी पूजनीय बीड, ठीक है। इसको बीड ही नहीं पढ़ लीजिएगा आप लोग, बीड है ये, द वेनरेबल बीड, पूजनीय यानी वेनरेबल ये हो गया, जनरली कॉल्ड, ठीक है। इसको हम वेनरेबल बीड बोलते हैं। इसको हम लोग फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग की छोड़ी ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसने जो है लैटिन में लिखा है, बस इतना याद रखना है। तो बीड के बारे में आपको 2 चीज़ याद रखना है कि इसका टाइटल जो है वेनरेबल था, और इसने मैक्सिमम अपना वर्क किस में लिखा है? इन्होंने लैटिन में लिखा है। आगे आते हैं।
और इस पीरियड का जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है वो है हमारा इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, ठीक है। और ये किसने लिखा है? इसी बंदे ने लिखा है, वेनरेबल बीड ने ही लिखा है, ये वेनरेबल बीड ने। तो बीड के बारे में आपको 3 बातें याद रखनी है, बस उससे ही काम बन जाएगा कि इसको हम वेनरेबल बोला करते थे। इसका जो एपिटैफ था या इसका आप टाइटल कर लीजिए या जो भी कर लीजिए, ठीक है। इसने एक्सक्लूसिवली लैटिन में लिखा है, सिर्फ और सिर्फ लैटिन में लिखा है। और इसका जो मेजर वर्क है वो है इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, ठीक। यही है 3 चीज़ के बारे में। अगला हमारा फिगर है कैरमन, ये 7th सेंचुरी के आसपास की बात है। लिखा है कैरमन इज़ द फर्स्ट पोइट टू होम वी कैन गिव ए डिफिनिट नेम एंड डेट। यानी कैरमन बंदा था, ठीक है, जिसके बारे में हम एक डिफिनिट डेट दे सकते हैं कि अच्छा ये इस सेंचुरी का था। बीड के बारे में हमको नहीं पता कि वो 400 में था, 500 में था, 600 में था, नहीं पता। लेकिन ये जो कैरमन है इसके बारे में हमको पता है कि ये 7th सेंचुरी में थे, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ से है कि इसको बोला जाए द एंग्लो सैक्सन मिल्टन। ये अगर क्वेश्चन यहाँ से बना कैरमन से तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सैक्सन पीरियड वॉज कॉल्ड मिल्टन ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो उसका आंसर होगा कैरमन होगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि बीड को बोला है द वेनरेबल बीड और कैरमन को बोला गया है द एंग्लो सैक्सन मिल्टन, कि एंग्लो सैक्सन के पीरियड का ये बंदा मिल्टन था, ठीक है, जैसे इसको बुलाया जाता है, ठीक है। और इसका जो ग्रेटेस्ट वर्क है वो ये रहा पैराफ्रेज। तो कैरमन का जो मोस्ट फेमस वर्क है ये, या द वर्क विच इज़ एट्रीब्यूटेड टू हिम एज द ग्रेटेस्ट इज़ पैराफ्रेज, ठीक। तो कैरमन के बारे में 2 बात याद रखना है कि इसको एंग्लो सैक्सन पीरियड का जो है मिल्टन बोलते हैं, और इसके जो सबसे मेजर वर्क है वो है हमारा पैराफ्रेज। आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा पैराफ्रेज के बारे में यहाँ बताया गया है कि द बुक ओपन्स विद ए हिम ऑफ प्रेज। हिम के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं ऊपर में, हिम का मतलब क्या होता है। एंड देन टेल्स द स्टोरी ऑफ फॉल ऑफ सेटन एंड हिज रेबल एंजल्स फ्रॉम हेवन विच इज सिमिलर। देखिए पैराफ्रेज का जो थीम है वो क्या है भैया, कि इसमें फॉल ऑफ सेटन बताया गया है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा है बाइबल, तो उसमें आपको ये स्टोरी बताई जाएगी एडम ईव की और लूसीफर की। इसमें बेसिकली होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। पैराडाइज लॉस्ट में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि गॉड ने जो है पहले एडम को बनाया, ठीक है, पहला इंसान उसको हेवन में बनाया। उस बंदे का जो है मन नहीं लग रहा था अकेला, तो उसने गॉड से कहा कि देखिए हमारा मन नहीं लग रहा है, कुछ करिए। तो एडम के ही जो है बाईं पसली से एक गॉड ने एक फीमेल बनाया जिसका नाम ईव रखा, EVE, ईव। अब दोनों को एक साथ रहने की अनुमति दे दी गई, दोनों का मन लग रहा था। तो उसी हेवन में सेटन रहता था, शैतान जिसको बोलते हैं आसान शब्दों में। तो हेवन में एक पर्टिकुलर पेड़ था, उसका फ्रूट खाने के लिए एडम ईव को मना किया गया था गॉड के थ्रू। गॉड के नहीं, देखो इसका पेड़ का फूल मतलब फल नहीं खाओगे, ठीक है, रखा है ना, तो देख लेना अपने रिस्क हुआ, हम बता देना, मना कर देना पहले। बोला ठीक है। अब सेटन बोला कि अच्छा अभी बताता। तो ये गया ईव के पास, बोला देखो उस पेड़ में कुछ ना कुछ तो ज़रूर अच्छा होगा ना, इसलिए तो गॉड तुमको मना किया, आपने खाता होगा, तुमको मना कर दिया है, खा के एक दिन देखो ना, मज़ा ही आ जाएगा। ये बोली ईव कि अच्छा, एक बार 2 बार बोल दिया, बार बार बोल रहा है, क्या जाता है, खाइए लेते हैं। तो जैसे ही खा लिए, अपने भी खाइए, ईव ने जो है खुद भी खाया और एडम को भी खिला दिया। अब गॉड फ्यूरियस हो गया, तुम लोग को मना करते, बात समझ नहीं आता है, निकलो हमारे हेवन से, निकलो यहाँ से जल्दी। तो उन दोनों को भेज दिया अर्थ पर। तो उसी को हम लोग बोलते हैं फॉल ऑफ एडम, यानी कि उसको निकाल दिया गया हेवन से, फॉल, गिर गया, वो हट गया। यही स्टोरी जो है ना आपको पैराडाइज लॉस्ट में मिलेगी, पूरी पैराडाइज लॉस्ट में यही स्टोरी है। तो पैराफ्रेज की भी स्टोरी यही है, तो हल्का हल्का पैराडाइज लॉस्ट से मिलती है, यही बात है। समझ गए बात। पैराफ्रेज कैरमन को एंग्लो सैक्सन मिल्टन क्यों बोला गया आप देख लिए, क्योंकि मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है जिसका स्टोरी कुछ ये है, फॉल ऑफ एडम, और इस बंदे ने भी जो है पैराफ्रेज लिखा है जिसका भी स्टोरी क्या यही है, इसीलिए इसको बोल दिया गया क्या, एंग्लो सैक्सन मिल्टन। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो इस पीरियड का मेजर ऑथर है वो है सिनेवोल्फ, 8th सेंचुरी का है ये। ठीक है, ही इज़ द ओनली वन ऑफ आवर अर्ली पोइट्स
हु साइंड हिज वर्क, यानी कि सेनेवुल्फ पहला ऐसा बंदा है जिसने अपने वर्क को साइन किया है, मतलब जो लिखा है ना उस पर ऐसे कुछ सिग्नेचर कर दिया है, बाकी उन्हें नाम नहीं लिखा, सिग्नेचर नहीं किया जैसे तैसे। तो इस बंदे ने सेनेवुल्फ ने अपना नाम उस पर साइन किया है, ठीक है। और जिस पोम पर साइन किया है वो देखिए यहाँ पर आपका द क्रिस्ट, जूलियाना, इसको यूलियाना ही पढ़ा जा सकता है, द फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स एंड इलीन, ये सब इनकी पोम्स हैं। द क्रिस्ट, जूलियाना, द फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स एंड इलीन, ठीक। अनसाइन पोम्स एट्रीब्यूटेड टू हिम और हिज स्कूल आर, ये सब साइन पोम है, ठीक है। द क्रिस्ट, जूलियाना, द फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स, ये। और अनसाइन पोम जो कि उनको एट्रीब्यूटेड है, कि साइन तो नहीं है उनका लेकिन उन्होंने लिखा होगा। एंड्रियाज द फिनिक्स, द ड्रीम ऑफ द रूड, द डिसेंट इनटू हेल, गुस्लैक, द वांडरर एंड सम ऑफ द रिडल्स। अच्छा, इसमें आपको उतना नहीं याद रखना है, ठीक है। हाँ, आप साइन वाले याद रख लो, ठीक है, लेकिन इसमें आपको अगर याद रखना है अनसाइन वाले में तो इसको याद रखना है, द ड्रीम ऑफ द रूड, ठीक है, एक, और दूसरा ये द वांडरर, ठीक है। बाकी आप नहीं भी याद रखते हैं काम चल जाएगा, इस दो को याद रखना ही पड़ेगा कि सेनेवुल्फ की दो पोएम है, द ड्रीम ऑफ द रूड और ये द वांडरर, ठीक है। आगे है देखिए, द with the conquest of Northumbria ends the poetic period of Anglo-Saxon literature with Alfred the Great, वैसे मतलब बोला कि देखिए इतना तक काम हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि एक बढ़िया सा लड़ाई हुआ और उसी लड़ाई के साथ जो है इस पीरियड का लिटरेचर ख़त्म हो गया, इतना पर आकर के एंड हो गया। उस लड़ाई के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब 2-3 चीज़ है ना जो कि बार बार आपको आएगी। कुछ मैन्युस्क्रिप्ट जो है निकले थे ओल्ड इंग्लिश पीरियड के, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखा गया वाला था, तो उसमें से एक फेमस है द एक्स्टर बुक, 3 या 4 है आई थिंक। एक एक्स्टर बुक आपको ये हो गया, एक वर्मिशेली है और एक कैडमन मैन्युस्क्रिप्ट भी साथ बोला जाता है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे मेंशन मैं कर दिया हूँ। तो एक्स्टर बुक है, इसमें क्या क्या आपको मिल जाएगा, क्रिस्ट मिल जाएगा, गुस्लैक मिल जाएगा, द फिनिक्स मिल जाएगा, यूलियाना मिल जाएगा, विडसिथ, ये सब देख लें हम, ये सब देख लें, ये यहाँ तक ये सारा का सारा सेनेवुल्फ का वर्क है। विडसिथ, द सी फारर, डेवर्स लेमेंट, द वाइफ्स कंप्लेंट, द लवर्स मैसेज। अब देखिए आपको इसमें इतना याद रखना है, हम हाईलाइट भी कर दिए हैं जो ज़रूरी है। विडसिथ आपको याद रखना ही है, अच्छा इसको हाईलाइट नहीं किए हैं, द सी फारर इसको भी याद रखना है, डेवर्स लेमेंट, द वाइफ्स कंप्लेंट, ये हाईलाइट वाला तो एकदम याद होना चाहिए कि ये एक्स्ट्रा बुक में मिला है हमको, ठीक है। डेवर्स लेमेंट, द वाइफ्स कंप्लेंट, विडसिथ और द सी फारर, ये एक्स्ट्रा बुक में मिला, बस इसके बारे में इतना याद रखना है और उतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है। और वो भी क्या फ्रेगमेंट्स में मिले, ऐसा नहीं पूरा लिखा हुआ है, कुछ कुछ फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है। आगे है अल्फ्रेड के बारे में हमको पढ़ना है, मतलब उस पीरियड ये सब जो हो गए वो हमारे पोइट्स हो गए, इन्होंने वर्स लिखा है, ठीक है। अल्फ्रेड जो थे वहाँ से हमारा इंग्लिश प्रोज का स्टार्ट होता है, इससे पहले जो भी थे ना वो पोइट्री, किन्होंने कुछ बोलना है बीच में तो आप बोल सकते हैं। तो इससे पहले जो भी हमारे तीनों थे, चाहे वो बीड हैं या सेनेवुल्फ हैं या कैडमन है, इन लोगों ने ज़्यादातर वर्स लिखा है, मतलब पोइट्री लिखा है। पहला इंग्लिश प्रोज का स्टार्ट होता है वो हमारा इनसे अल्फ्रेड से, ठीक है। यहाँ लिखा है द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश प्रोज, यानी इंग्लिश प्रोज का क्रिएशन का जो श्रेय है वो जाता है हमारे अल्फ्रेड को, ठीक है। इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने ट्रांसलेशन किया है, ट्रांसलेशन में उनका है ये यूनिवर्सल हिस्ट्री, ये लिखी हुई थी ओरेसियस की, उसी को इन्होंने ट्रांसलेट किया है, यूनिवर्सल हिस्ट्री नाम था उसका, ठीक है। यूनिवर्सल हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ये वर्क है जिसको इन्होंने ट्रांसलेट किया है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये बीड्स हिस्ट्री, बीड की हिस्ट्री को भी जो है इन्होंने क्या किया है, ट्रांसलेट किया है, ये सारी बात हो गई। तो इसमें आपको इतना याद रखना है कि अल्फ्रेड से हमारा इंग्लिश प्रोज शुरू होता है, ठीक है। ये 9th सेंचुरी में थे, इतना याद रखना है। इन्होंने चीफली कौन सा काम किया है, ट्रांसलेशन का काम किया है, ठीक। और सबसे ज़रूरी आपको याद रखना है ये सैक्सन क्रॉनिकल, ये याद रखना है कि ये सैक्सन क्रॉनिकल जो है अल्फ्रेड से जुड़ा हुआ है। फिर से अल्फ्रेड से रिलेटेड 3 चीज़ याद रखनी है कि ये 9th सेंचुरी में थे, इनसे इंग्लिश प्रोज की शुरुआत होती है, इन्होंने ज़्यादातर
ट्रांसलेशन लिखा है, मतलब ट्रांसलेशन किया है, वर्कों को ट्रांसलेट किया है। उसमें से एक फेमस है यूनिवर्सल हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, और इनसे जुड़ा हुआ जो है वो है सैक्सन क्रॉनिकल, जो कि इनके डेथ के बाद भी कई बहुत लंबे टाइम तक जो है वो कंटिन्यू था। इसी को हम इंग्लिश क्रॉनिकल या सैक्सन क्रॉनिकल बोलते हैं। सैक्सन क्रॉनिकल याद रखना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो ये इस पीरियड की बात हो गई, ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सैक्सन पीरियड, ठीक है। इसका हम अब जल्दी से समरी देख लेते हैं। हम देखा थे कि नॉर्थ सी से 3 ट्राइब आए थे, ठीक है। जूट्स थे, एंगल्स थे और सैक्सन थे, ठीक है। इन्होंने ब्रिटेन को कॉन्कर किया, ठीक है, और इंग्लिश नेशन का जो है उन्होंने ये रखा। एक चीज़ आपको बहुत 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 ज़रूर याद रखना है। हम तो पहले ये देख लिए थे कि जो 2-3 हमारे मेजर ऑथर थे, चाहे वो बीड हो, कैडमन हो या सेनेवल्फ हो, उन्होंने वर्स ही लिखा है, मतलब पोइट्री लिखा है। प्रोज की स्टार्टिंग जो है अल्फ्रेड से हुई है। तो उन लोगों के पोइट्री में एक चीज़ रिमार्केबली देखा जाता है, वो क्या देखा जाता है कि उन लोगों ने यूज़ किया है एलिट्रेशन का। एलिट्रेशन क्या है हम बता चुके हैं आपको कि कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट होगा। फिर से दिखा देते हैं आपको ताकि एक बार इमेज बन जाए। यहाँ देखिए एलिट्रेशन हमारा रिपीटेशन ऑफ सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे माई मदर मेट मी, बा ब्लैक शिप। ये बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखना है कि जो ओल्ड इंग्लिश पोइट्री है या एंग्लो सैक्सन पोइट्री है, उसका अगर पोइट्री का एक रिमार्केबल डिस्टिंक्शन है तो वो क्या है, एलिट्रेशन। कि उन लोगों को एलिट्रेशन का यूज़ बहुत अच्छे से पता था, उन लोगों ने एलिट्रेशन को अपनी पोइट्री में यूज़ किया है, ठीक है। ये सारी बात है। इसमें रिलीजियस फीलिंग है, ठीक है। पोइट्री जो है ना अर्नेस्ट है, मतलब बहुत सारी इधर उधर की फालतू बातें इन्होंने नहीं लिख दिया है बढ़ा चढ़ा करके, इसका बड़ाई उसका बड़ाई। सॉम्बर है, मतलब सीरियस है। अप्रेवेड फेटलिज्म। फेटलिज्म देखिए, फेटलिज्म एक फिलॉसफी है जिसमें ये बताया जाता है कि हमारी हर चीज़ जो है ना वो हमारे भाग्य पे डिपेंड करती है। तो अगर आप में से कोई एक, मतलब जो भी ऐसा बिलीव करता हो कि हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे भाग्य में लिखा ही होता है या हम भाग्य से आगे नहीं जा सकते हैं, तो वो लोग फेटलिस्ट हैं, मतलब। और ऐसे फिलॉसफी को हम फेटलिज्म बोलते हैं। तो इनकी पोइट्री के कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक हो गए कि इनकी पोइट्री में एलिट्रेशन था, ठीक है, और अर्नेस्ट थी, सॉम्बर थी, रिलीजियस फीलिंग थी, और ये लोग फेटलिज्म पे जो है फोकस करते थे या फेटलिस्ट थे ये लोग, ठीक है। अब यहाँ पर एक आता है बियोवुल्फ। ये एक बहुत 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 फेमस, बियोवुल्फ का आपको नाम जरूर सुना गया होगा। तो ये बियोवुल्फ का जो है फ्रेगमेंट मिला था, ठीक है, और इसको हम फर्स्ट पोइट्री बोलते हैं, ठीक है, बियोवुल्फ को। इसी तरह अलग अलग कुछ कुछ पोएम लिखे गए हैं। विडसिथ, डेयर्स लैमेंट, द सी फारर, हमने वहाँ पर देख लिया था। द वाइफ्स कॉम्प्लेंट, यहाँ देखिए, हाँ ये रहा द वाइफ्स कॉम्प्लेंट, ये सब। तो ये सब कुछ कुछ जो है उस टाइम की पोइट्री है जो कि बहुत फेमस है और अभी यूज़ हो रही है। बीवुल्फ के बारे में आपको याद रखना है एक चीज़ कि इसमें बेसिकली जो बीवुल्फ जो नाम है वो हीरो का नाम है। वो करता क्या है बंदा कि वो जिस एरिया में रह रहा है ना, वहाँ के लोग एक मॉन्स्टर से परेशान हैं। मॉन्स्टर जो है आकर के उन लोग खा जाता है, और उस मॉन्स्टर का नाम है ग्रेंडल। बस बीवुल्फ के बारे में यही याद रखना है कि बीवुल्फ जो है वो उस पोइट्री का खुद हीरो है, ठीक। और जो उसमें का मॉन्स्टर है उसका नाम है ग्रेंडल। मैं बीवुल्फ का पूरा हिस्ट्री मतलब स्टोरी पढ़ा हूँ कि कैसे ये मारता है, कैसे कैसे होता है सारा चीज़। उसकी माँ भी रहती है, ग्रेंडल की माँ भी रहती है, उसको भी ये मारता है जा करके। तो ये बेसिकली बीवुल्फ के बारे में आपको यही दो चीज़ याद रखना है कि बीवुल्फ जो है वो खुद हीरो है उस पोइट्री का, और जो उसका मॉन्स्टर है वो ग्रेंडल है। तो बीवुल्फ ग्रेंडल को मारता है, यही स्टोरी है पूरे पोइट्री में, और कुछ नहीं, ठीक है। बीड जो है, बीड वो हमारा पहला हिस्टोरियन था। क्यों? क्योंकि इसी ने जो है द इग्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल लिखा है। यहाँ देखिए इंग्लिश पीपल, हाँ, द इग्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, ये बीड ने लिखा है, इसीलिए हम इसको फर्स्ट हिस्टोरियन बोलते हैं। ठीक है, आगे लैटिन में लिखा, ये भी हम देख रहे थे, इसी को हम वेनेरेबल बीड भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इस एज के दो पोइट आपने देखा होगा, कैरमन और सेनेवोल्फ। देख ही लिया हमने सेनेवोल्फ के बारे में। सेनेवोल्फ को जो है हम कैरमन को जो है हम एंग्लो सैक्सन मिल्टन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसने पैराफ्रेज लिखा जिसका थीम जो है उसी तरह है, ये हमने देख लिया। और हमारे इंग्लिश में जो है प्रोज की स्टार्ट होती है, किससे होती है? किंग अल्फ्रेड से, 19th सेंचुरी के थे, ठीक है। और इनको याद रखा जाता है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल के लिए, ठीक। तो ये बात हो गई ओल्ड इंग्लिश पीरियड की या एंग्लो सैक्सन पीरियड की। हमने 3 मेजर ऑथर को कवर किया, बीड, सेनेवोल्फ और कैरमन। एक बियोवुल्फ जो है पोइट्री था उसके बारे में देख लिया। ये सारी बात हो गई। इसमें अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।
चलिए आगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है 1050 तक चला है, ठीक है, उसके बाद ख़त्म हो गया। अब स्टार्ट होता है हमारा अगला पीरियड जो कि है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड, और यहाँ से जो है लिटरेचर इनफैक्ट इस्टेब्लिश होने लगता है, और यहाँ से हमारे पास बहुत सारे मेजर ऑथर जो है आने लगते हैं। सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि हुआ क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, देखिए एक जो है लड़ाई लड़ा गया था जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ हेस्टिंग्स 1066। ठीक है, देखिए हुआ क्या कि अभी तो हमने देख लिया था इससे पहले कि यहाँ बाल्टिक सी वाले रीजन से 3 ट्राइब्स आई, एंगल सेक्सन जूट्स। यहाँ पर फर्स्ट क्लास जो है इनको कॉलोनी बना लिया। ठीक, एंग्लो सेक्सन पीरियड फर्स्ट क्लास चल रहा था। तो एंग्लो सेक्सन पीरियड का जो है लास्ट किंग था हरोल्ड। ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे हरोल्ड, ये फर्स्ट क्लास पूरा राज कर रहा था यहाँ पर। बगल में था फ्रांस, यहाँ फ्रांस, और ये अभी का मैप है, हम नॉर्मेंडी करके सर्च किए थे, है नॉर्मेंडी सर्च किया हुआ। तो ये रीजन देखिए, ये रीजन आपको दिख रहा है, इस रीजन को हम नॉर्मेंडी बोलते हैं। तो फ्रांस वाले रीजन के यहाँ पे साइड में एक नॉर्मेंडी इलाका था। यहाँ का एक बंदा था जिसका नाम था विलियम, ये ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी था, विलियम था। ये बोला कि देखो यहाँ बैठे बैठे मन नहीं लग रहा है, ऐसा करते हैं ना, थोड़ा ये लोग को लड़ाई करके आते हैं, मज़ा ही आ जाएगा। तो बोले चलो ठीक है चलते हैं। यहाँ पर गया इन लोगों ने, ये लोग गए इधर, और फर्स्ट क्लास जो हरोल्ड था यहाँ का किंग, जो कि लास्ट सेक्शन किंग था, उसको हरा दिया इन लोगों ने, और यहाँ पे इनका कब्जा हो गया। ये लड़ाई कब हुई भैया? 1066 यानी 1066 AD यानी 1066 AD में, और इस बैटल का नाम था बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। यहीं से हमारा एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है स्टार्ट हो जाता है, और इसी को हम नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से याद रखने वाली बात 3 बात। 1066 में जो लड़ाई हुआ उसका नाम क्या है? बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। इसमें कौन कौन था? एंग्लो सेक्सन की तरफ से हरोल्ड किंग था, और जो इन्वेडर था, मतलब जो फ्रांस की तरफ से आया था, वो विलियम द कॉन्करर या ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी, मतलब नॉर्मेंडी जगह था, ड्यूक बोलते हैं वहाँ के बेसिकली एक राजा को, वही का था। एक चीज़ यहाँ से अगर पूछेगा तो ये पूछता है कि बताइए विलियम का जो है टाइटल क्या था? तो इसका टाइटल था विलियम द कॉन्करर। कॉन्कर का मतलब था किसी को जीतना, और कॉन्करर जीतने वाला। तो ये विलियम द कॉन्करर नॉर्मेंडी का बंदा था। तो यहाँ देख लिए, यहाँ से ये उठ करके यहाँ आया और फर्स्ट क्लास लड़ाई किया, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में जीत गया, और यहीं से स्टार्ट हो गया हमारा क्या? एंग्लो नॉर्मन पीरियड। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स से शुरू हो गया 1066 में। बस अब आ जाते हैं हम सीधे मेजर पोइट, मेजर राइटर, मेजर फिगर पर। सबसे पहले हैं हमारे जोफ्री ऑफ मनमथ। जोफ्री ऑफ मनमथ, इनकी जो सबसे फेमस वर्क है वो है हिस्ट्रिया रिगम ब्रिटानी। हिस्टोरिया मतलब हिस्ट्री, रिगम का मतलब है रिजीम मतलब शासन। अब ब्रिटेन के रिजीम का हिस्ट्री, ये तो जोफ्री ऑफ मनमथ की ये किताब है, हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानी। बस जोफ्री ऑफ मनमथ से क्वेश्चन अगर पूछता है तो ये मेजर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अच्छा अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? इतना इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे वर्क जो हैं, बहुत सारे वर्क यानी कि 400 साल बाद, 500 साल बाद, मतलब अगले पीरियड के जो बहुत सारे ऑथर हुए ना, उन्होंने क्या किया कि इस वर्क से जो है ना लिया है अपना मटेरियल। मतलब ये बेसिकली हिस्ट्री थी, तो जब हिस्ट्री पे ले आता है ना, तो उन्होंने क्या किया कि जोफ्री ऑफ मनमथ की जो ये किताब है हिस्ट्रिया रिगम ब्रिटानी, उससे बहुत सारा मटेरियल उन्होंने लिया है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानी वो जोफ्री ऑफ मनमथ की किताब है। अगले हमारे जो हैं वो लेमन्स हैं, उन्होंने, उनकी किताब का नाम है ब्रूट नाम है। ठीक है, एक मिनट देख लिया कि यहाँ फ्रांस के एक एरिया था नॉर्मेंडी, वहाँ से जो है विलियम भैया आए, उन्होंने जीत जात लिया। ठीक है, जोफ्री ऑफ मनमथ की जो किताब है हिस्ट्रिया, ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे इंस्पिरेशन लेकर के बहुत सारे राइटरों ने, मतलब इससे मटेरियल लेकर के, इससे स्टोरी लेकर के, बहुत सारी चीज़ लेकर दूसरे लोगों ने लिखा है। अगले हमारा जो मेजर राइटर हैं इस एज के, वो हैं लेमन। इनकी किताब का ही नाम है ब्रूट, BRUT ब्रूट। इसमें है क्या भैया? देखिए इसमें यहाँ के लोगों की स्टोरी है, हिस्ट्री एक तरह से आप कहिए बस। ठीक, और एक इस एज का जो बहुत फेमस वर्क है वो ये है, आपको याद रखना है, सर गोवेन एंड द ग्रीन नाइट। इससे भी बहुत सारे राइटर ने मटेरियल लिया है।
ठीक। अच्छा, ये अननोन ऑथर की किताब है, इसका जो है ऑथर अननोन है, जान नहीं है। हाँ, इसको फिर ट्रांसलेशन किया गया है, लेकिन इसका राइटर जो है नोन नहीं है। इसी तरह एक और वर्क है इस पीरियड का, कर्सर मंडी। कर्सर मंडी, इसको आप मुंडी भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये जो है इस वर्क का, इसका आने पढ़ेंगे, इज़ अ वेरी लॉन्ग पोम विच मेक्स अ काइंड ऑफ मिथिकल रोमांस आउट ऑफ बाइबल हिस्ट्री एंड शोज द होल डीलिंग ऑफ गॉड विथ मैन फ्रॉम क्रिएशन डूम्सडे। तो इस वर्क में कर्सर मंडी का जो थीम है या आप कहिए कि प्लॉट है, वो क्या है कि वो गॉड का क्रिएशन, मतलब सॉरी गॉड का क्रिएशन यानी आदमी को बनाने वाला, और डूम्सडे। देखिए जो क्रिश्चियन बाइबल है ना, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है डूम्सडे का, ठीक है। बैटल ऑफ आर्मगेडन के बाद डूम्सडे का कॉन्सेप्ट है। डूम्सडे का कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि एक ऐसा समय आएगा, ठीक है, कि पृथ्वी पर सारे लोग मर जाएंगे, मतलब बहुत सारे लाखों हज़ारों साल के बाद ऐसा समय आएगा कि पृथ्वी पर सारे लोग मर जाएंगे, और तब उन सब का जो है ना हिसाब किताब ये सारा होगा। तो उसी को डूम्सडे कहा गया है, ठीक। और क्रिएशन मतलब जब आदमी को बनाया गॉड ने, हमने देखा एडम को, तो क्रिएशन से डूम्सडे का स्टोरी जो है ना इसमें कवर किया गया है ये कर्सर मंडी में। तो ये कुछ इस स्टार्टिंग का, यानी ये आप देख लीजिए, ये स्टार्टिंग 1154 के करीब का है। जॉफ्री ऑफ मनमथ का ये किताब है, उसका 1200 के आसपास का। अच्छा, ये जो सी है, सी का मतलब होता है सिरका, सिरका का मतलब आसपास, इंग्लिश में होता है CIRC, ये सिरका, उसका मतलब आसपास का, यानी कि ये 1200 के आसपास का है, ठीक। लेमन्स ब्रूट, यानी ब्रूट लिखा था, लेमन का एक किताब फेमस है ब्रूट, इसमें हिस्ट्री है, ब्रिटिश लोग इसलिए से ब्रूट बोला गया। और एक किताब थी कर्सर मंडी, जिसमें क्या है भैया, क्रिएशन से लेकर के डूम्सडे का है, ठीक है। तो ये अब नॉर्मन पीरियड के बारे में हम देख लेते हैं कि इसमें इसकी समरी देख लेते हैं। अच्छा, नॉर्मन को जो है नॉर्मन क्यों बोला जाता है? देखिए पहले इनका नाम ना नॉर्थमैन था, नॉर्मन का नॉर्थमैन था, क्यों? क्योंकि ये लोग नॉर्थ की तरफ से आए थे, ठीक है। अच्छा, इसीलिए इनको हम नॉर्मन बोलते हैं। और ये लोग कहाँ से आए थे? ये लोग आए थे स्कैंडिनेविया से। स्कैंडिनेविया देखिए, स्कैंडिनेविया कहाँ का है ये देखिए आप लोग, ये हो गया आपका नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। इस तीनों कंट्री को मिला करके हम स्कैंडिनेविया बोलते हैं। हम स्कैंडिनेविया सर्च किए तो ये तीनों कंट्री आपका देखिए, डेनमार्क, नॉर्वे, ये। तो ये लोग यहाँ से आए थे, इस और इन तीनों इलाका जरूरी नहीं कि यहाँ से भी, यानी कि इस रीजन से, आपको इस बड़े रीजन से जो है ना ये लोग आए थे, नॉर्मन थे, ठीक। अच्छा, इनको नॉर्मन क्यों बोला गया? देखिए आपका ये यूनाइटेड किंगडम यहाँ है और ये इसके ऊपर से आए हैं, ऊपर से, तो ऊपर वाला रीजन नॉर्थ होता है, तो इनको पहले नॉर्थमैन बोला जाता था, बाद में ये नॉर्मन हो गए। जैसे हमने देखा एंगल से कैसे वो लोग है ना इंग्लैंड आ गए, ठीक है। इन द 10th सेंचुरी दे कंकर्ड द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न फ्रांस, यानी ये लोग जो है ना फ्रांस के एरिया को जो है, यानी कि यहाँ इस एरिया को, इस एरिया को, इस एरिया को, इस एरिया को जो है ना कॉन्कर कर लिया, ये लोग जीत लिया, ठीक है। और फिर वहीं से जो है ना ये लोग फैल करके पूरे इंग्लैंड में छा गए, ठीक है। और ये लोग जो है एंग्लो सैक्सन यानी इंग्लैंड में कब एस्टेब्लिश किए थे? विलियम द कॉन्करर, ये ड्यूक थे नॉर्मेंडी के, नॉर्मेंडी के ड्यूक थे। वहाँ से क्या, जो कि स्टार्ट कहाँ हुआ था? बैटल ऑफ हेस्टिंग्स 1066 में। अच्छा, इसी को नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुई कहानी। आगे है द बेस्ट ऑफ दिस रोमांसेज इज सर गोइन इन द ग्रीन नाइट। हम देखा था ये रोमांस है, ठीक है। रोमांस मतलब किसी भी चीज़ को ना, रोमांस मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि उसमें किस टाइप का थीम होगा। जैसे मिरेकल मिस्ट्री प्ले में हम देखे थे, तो रोमांस में हमने देख लिया, लव वगैरह की बात की गई होगी। तो ये सर गोइन इन द ग्रीन नाइट जो है ये रोमांस है। कर्सन मंडी के बारे में हमने क्या देखा था कि कर्सन मंडी में बाइबलिकल हिस्ट्री है, यानी क्रिएशन से लेकर के डूम्सडे तक इंसान बना और वो मरेगा उस तक की स्टोरी है। जबकि सर गोइन इन द ग्रीन नाइट ये एक रोमांस है, ठीक है। और इस दौरान का जो है कुछ अलग अलग लिटरेचर, मिसलेनियस लिटरेचर, जो कि नॉर्मली है, मतलब उसका कोई ऐसे पीरियड नहीं है, कोई जो है वो ऑथर नहीं है, ऐसा वो कुछ है। जैसे ये देखिए एंकन राइवल है, ठीक है। ये ओरम्स ऑर्मुलम, यानी ये बंदा था उसका ये किताब है ऑर्मुलम, ये लिखा हुआ है, ये प्रोज है। कर्सर मंडी का हमने देख लिया, ठीक है। और इस टाइम में क्या है, ये मिरेकल प्लेस वगैरह थे, ठीक है। अच्छा, कुछ बैलेट्स भी थे, जैसे किंग हॉर्न एंड द रॉबिन हुड सॉन्ग्स, ये बैलेट था, ठीक है। बैलेट हमने देख लिया क्या है ऊपर में, ठीक है। और कुछ जो है पोइट्री थी। तो ये मोटा मोटी एंग्लो सैक्सन पीरियड में था। एंग्लो सैक्सन पीरियड में हमने देख लिया कि कुछ ज़्यादा नहीं था। हमारा जॉफ्री ऑफ मनमथ का ये किताब था, हिस्टेरिया रेगम बेटा ने, ठीक है। लेमन का ब्रूट था,
ये एक रोमांस था, सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट। करसन मंडी था जिसमें बिब्लिकल हिस्ट्री थी, ये सब बात है। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुआ, विलियम द कॉन्करर आया नॉर्मंडी से, उसने जीता, ये सारी बात देखा हमने, ठीक है, ये बात हो गई। अब हम जो है कुछ रैंडम फैक्ट को देख लेते हैं, मतलब जो कि इस पूरे एंग्लो 450 से लेकर के और 1050 तक यानी कि जुड़ा हुआ है, और फिर एंग्लो नॉर्मन तक 2 पीरियड है। एंग्लो सेक्शन 1050 से पहले, और जो विलियम द कॉन्करर आकर लड़ाई किया, फिर वहाँ से एंग्लो नॉर्मन शुरू हो गया, नॉर्मन नॉर्मेंडी, ठीक, यहाँ से हुआ। तो इन दोनों को मिलाया हुआ इसमें से देख लीजिए। जैसे ये जो लाइन है कि ए मैन विल टर्न ओवर हाफ लाइब्रेरी टू मेक वन बुक, ये सैमुअल जॉनसन ने कहा था कि एक आदमी जो है ना एक किताब लिखने के लिए आधी लाइब्रेरी पढ़ जाएगा, सैमुअल जॉनसन का, ठीक है। ये सीधे सीधे फैक्ट है, ठीक है, इसमें कोई कहानी वाही नहीं है, बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम आ सकता है आपका कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था 1066 में। हरोल्ड जो हार गया था विलियम ऑफ नॉर्मेंडी एट हेस्टिंग्स, इसीलिए इसको बैटल ऑफ हेस्टिंग्स बोलते हैं। एंग्लो सैक्सन की तरफ से हमारा हेरोल्ड किंग था और उसको हराया था फ्रांस का विलियम ऑफ नॉर्मेंडी ने, ठीक है। अच्छा, 450 के आसपास देखिए क्या हुआ कि एंगल सैक्सन जूट ने इन्वेजन किया था। हम देख लिए थे कि बाल्टिक सी से 3 ट्राइब आए थे, एंगल सैक्सन जूट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट जर्मनी की तरफ से, ठीक है। अच्छा, द रीन ऑफ किंग आर्थर के बारे में जो है ना आपको थोड़ा बहुत जो है जानना पड़ेगा। ये किंग आर्थर जो है 6ठी सेंचुरी थे, और किंग आर्थर का नाम इसलिए फेमस हो जाता है क्योंकि राउंड टेबल नाइट्स के नाम से जो है ना, राउंड टेबल नाइट्स के नाम से ये फेमस है। और थॉमस मैलोरी की एक किताब आई है बाद में, ले मोर्टे डे आर्थर, ले मोर्टे डे आर्थर, इसका नाम आपने सुना ही होगा, द डेथ ऑफ किंग आर्थर। तो इसीलिए ये किंग आर्थर जो है ना फेमस हुए हैं वहाँ से। और ले मोर्टे डी आर्थर का मटेरियल को यूज़ करके बाद के जो है ना बहुत से राइटर ने लिखा है, और वो लिखा है थॉमस मैलोरी ने, और एक थॉमस मूर है जिन्होंने यूटोपिया लिखा है, जो कि पहला यूटोपियन नोवेल है। तो ये किंग आर्थर हमारे 6ठी सेंचुरी के थे। आगे है द फर्स्ट फ्रैगमेंट ऑफ लिटरेचर इज नोन एज कैडमन्स हिम, यानी कि पहला जो लिटरेचर था लिखा हुआ जो फ्रैगमेंट मिला है वो कैडमन का मिला था, ठीक है, और वो भी हिम था। आगे द स्टोरी गोज दैट कैडमन वाज अ ले वर्कर ऑन द एस्टेट ऑफ मोनास्ट्री ऑफ विचबी इन नॉर्थम्ब्रिया, ठीक। ये जो कैडमन था ये बंदा मंक था, ठीक है। नॉर्थम्ब्रिया हमने देख लिया था, नॉर्थम्ब्रिया कहाँ था, यहाँ पे कुछ इस तरह, इस यहाँ पर इस रीजन में नॉर्थम्ब्रिया था। तो उसी के एक मोनेस्ट्री में जो है ना ये कैडमन हमारा एक मंक था, ठीक। और इसने एक दिन सपना में देखा कि मेरे पास जो है ना वॉइस ऑफ गॉड, यानी कि गॉड का वॉइस आया है, ठीक है, और तब उसने इस हिम को जो है कंपोज किया, लिखा। ये क्रिश्चियन रिलीजियस पोम, मतलब कि ऑब्वियसली वहाँ पर क्रिश्चियनिटी ही रही थी, ये था। ये सारी बात हो कैडमन के हिम के बारे में, ठीक है। अब कुछ है देखिए कि इट इज़ द वॉइस ऑफ एवरी डे पीपल रादर देन ऑफ सेल्फ कॉन्शियस आर्टिस्ट दैट वी हियर इन कैडमन्स हिम, डोयर्स लेमेंट, द सी फारर। अच्छा, एक चीज़ में याद रखना, यहाँ पे इसके थीम के बारे में बताया गया है कि ये जो कैडमन्स हिम हो गया या डोयर्स लेमेंट हो गया या द सी फारर हो गया, इसका जो थीम है ना वो एवरीडे पीपल है। मतलब ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट जो लिखा है इसका, यानी जो राइटर है उसने अपने मन का लग दिया, नहीं, इसने जो आसपास के ज़िंदगी को देखा, लोगों की ज़िंदगी को देखा कि लोग कैसे हैं, खाना पीना, कल्चर उल्चर सारा चीज़, उसको इसने इसमें इंक्लूड किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि व्हाट इज़ द प्रोमिनेंट थीम ऑफ अर्ली एंग्लो सैक्सन पीरियड लिटरेचर सच एज डोयर्स लेमेंथ या द सी फारर, कैडमन्स हिम। तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा कि लेमन एक्सपीरियंस या एवरीडे पीपल या द थीम ऑफ नॉर्मल पीपल या कॉमन पीपल, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बहुत फेमस लाइन है, दिस दैट इविल एंडेड सो ऑल्सो मे दिस, कि एक जो पहले बुरा था वो तो ख़त्म हो गया, यह ख़त्म हो जाएगा। तो ये लाइन आती है आपको डोयर्स लेमेंट में। जब हम बेन जॉनसन के बारे में पढ़ेंगे तो वो सैमुअल जॉनसन के बारे में, तो इस थीम को फिर वहाँ पे एक बार रिपीट किया जाएगा। तो ये जो फेमस लाइन है वो डोयर्स लेमेंट में आती है। आगे है कि द सी फारर एंड द वॉन्डरर अलॉन्ग विथ अदर वेरियस टेक्स्ट वर प्रिजर्व्ड इन द एक्स्ट्रा बुक। ये अब क्वेश्चन हुआ कि पूछा जाएगा कि द सी फारर और द वॉन्डरर किस मैन्युस्क्रिप्ट में था, तो उसका आंसर होगा द एक्स्ट्रा बुक। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि द सी फारर और द वॉन्डरर जिस मैन्युस्क्रिप्ट में मिला है उसको हम द एक्स्ट्रा बुक कहते हैं, ठीक है। आगे हमने देख लिया था कि बीट को वेनरेबल बीट बोलते हैं, और उनका जो ये बहुत फेमस वर्क है इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, उन्होंने लिखा है, ठीक है।
और एक और पोम मिलता है आपको द ड्रीम ऑफ द रूड, ऊपर में देखा था हमने द ड्रीम ऑफ द रूड। अब इससे क्वेश्चन ये तो नहीं बनेगा कि द ड्रीम ऑफ द रूड किसने लिखा, इससे क्वेश्चन मैं देखा हूँ कैसे बनता है। पूछता है कि यहाँ पर रूड क्या सिग्निफाई करता है, तो रूड सिग्निफाई करता है क्रॉस को। क्रॉस आप जानते होंगे, ईसा मसीह को ऐसे वाला बहुत से क्रिश्चियन लोग गले में पहनते हैं, ये क्रॉस हुआ। तो इससे क्वेश्चन एक ही बनता है कि इन द ड्रीम ऑफ द रूड व्हाट डज द रूड सिग्निफाई, तो रूड जो है हमारे क्रॉस को सिग्निफाई करता है। ठीक है, ये बात हो गई। रिकॉर्डिंग चालू है ना? चालू है। ये बात हो गई इसकी। लिखा है द ड्रीम ऑफ द रूड गिव्स अस इमेज ऑफ सफरिंग एंड रिडेम्पशन, यानी कि इसमें सफरिंग एंड रिडेम्पशन की बात हो रही है। मतलब कि कोई आदमी जो है ना बहुत मुसीबतों से गुजरा और फिर उसको जो है सक्सेस मिला या जो भी हो। द सी फारर गिव्स अस इमेज ऑफ शिप्स एंड सी, यानी सी फारर नाम से ही लग रहा है, इसमें हमको शिप के बारे में, सी के बारे में, मतलब वो लोग गए होंगे कहीं भी सी के थ्रू एंजॉय करने या कहीं घूमने, उसी के बारे में कुछ ऐसा थीम है। यानी कि सी फार में हमको शिप्स का और सी का थीम मिलता है। आगे है कि बीवुल्फ इज़ द ओनली लॉन्ग इपिक पोम, मतलब उस पीरियड का जो बीवुल्फ है एक ही पोम है जो कि इपिक, लॉन्ग इपिक है। इपिक का मतलब उसमें बहुत सारे लाइन हो। ठीक है, व्हाट दे हैव इन कॉमन इज देयर वर्स फॉर्म ए डबल। अच्छा, उस टाइम की पोइट्री में जो कॉमन चीज़ था ना वो ये था कि उनके ए डबल ब्रेक लाइन विद ए डबल लाइन विद ए ब्रेक इन द मिडिल, जिसको हम सिजूरा बोलते हैं। जब हम लिटरेरी टर्म्स देख रहे होंगे तो उसमें हम इसको कवर करेंगे। ठीक, कि ये क्या होता है। ठीक, अच्छा, बीवुल्फ के बारे में हमने देख लिया था कि बीवुल्फ हीरो का नाम है और इसमें जो मॉन्स्टर है जिसको बीवुल्फ ने डिफीट किया है, मारा है, उसका नाम ग्रेंडल था, GRENDL, ग्रेंडल। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ है हम देखे थे कि ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में जो सबसे डिस्टिंक्टिव स्टाइल है वो एलिट्रेशन है। मतलब उन्होंने एलिट्रेशन का भर यूज किया गया है। उनके जो पोइट्री है वो एलिट्रेटिव है, मतलब वही वाला बाबा ब्लैक शिप, मतलब कि कॉन्सोनेंट लेटर जो है रिपीट होता है। आगे है द ओनली अदर पोइट हुज नेम हैज़ कम डाउन टू अस इज प्रॉब्लली नॉर्थम्बरियन सिनेवुल्फ, यानी कि ये सिनेवुल्फ के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, वो 80 या 19th सेंचुरी में वो थे। ठीक है, अच्छा, उसको बोला है कि उसने बहुत सारे पोम्स लिखा है, जैसे ये आपका देख लीजिए द ड्रीम ऑफ द रूड। इसके बारे में हम क्या बताएं कि रूड पूछता है कि रूड क्या सिग्निफाई करता है, तो वो क्रॉस को सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो इस सिनेवुल्फ के बारे में बोला है कि इसने बहुत सारे पोएम को लिखा है, तो उसमें सबसे जो मेजर है वो द ड्रीम ऑफ द रूड उसने ये लिखा है। ठीक है, अच्छा, एक और जो मैन्युस्क्रिप्ट मिला है वो है द वर्शेली बुक। एक्स्ट्रा बुक तो हमने देख लिया कि इसमें आपको डोयर्स लेमेंट यहाँ पे और द वांडरर, ये सब पोएम हमको एक्स्ट्रा बुक में मिली है। और एक और मैन्युस्क्रिप्ट हमको मिलता है जो कि है द वर्शेली बुक। ठीक है, ये बात हो गया। ग्रेंडल के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो ग्रेंडल है उसका मॉन्स्टर बीवुल्फ में जो वो मॉन्स्टर है वो ग्रेंडल है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, हाँ, अब ये ज़रूरी आ गया यहाँ पर कि जो बीवुल्फ का जो पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो सीमस हीनी ने किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका नाम लिखा हुआ है कि बीवुल्फ का पहला ट्रांसलेशन सीमस हीनी ने किया है, मॉडर्न इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, और ये एक आयरिशमैन थे। ठीक है, आगे आइए। अच्छा, एक और वर्क आपको मिलता है द बैटल ऑफ माल्डन, नाम से क्लियर है, इसका थीम वॉर है। ठीक है, अच्छा, हमने वहाँ पर देखा था कि इंग्लिश प्रोज की स्टार्ट अल्फ्रेड किंग ने किया है, और अल्फ्रेड किंग की किताब का नाम, मतलब जो वहाँ से स्टार्ट हुई हमारा जो प्रोज हुआ है, एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। कहा था कि इसका नाम क्या रखना है, बस ये अल्फ्रेड से जुड़ा हुआ है। और एक चीज़ और हमने देखा था कि अल्फ्रेड ने मेजरली क्या किया है कि वो दूसरे किताबों का ट्रांसलेट किया है, ट्रांसलेशन वो उसने बनाया है। ठीक है, आगे है द आइडिया ऑफ एन ऑथर कम्स इनटू इंग्लिश लिटरेचर सिग्निफिकेंटली विथ लेमन इन द अर्ली सेंचुरी। देखिए, पहले क्या था कि लोग जो है ना ऐसे लिख दिए और बस लिख दिए, हो गया, अब कोई टेंशन नहीं है, कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कोई फट गया चिट गया, कहाँ है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑथर बनना कि हम इस पोम को या हम स्टोरी को हम लिखें, वो आया हमारा लेमन से। लेमन की किताब ब्रूट थी, उससे हमारा आइडिया आया कि हाँ भैया इसको हमने लिखा है, हम अपना नाम इस पर लिखेंगे, हम इसके ऑथर हैं। तो ऑथर होने का जो आइडिया है ना वो ब्रूट से आया। अब ब्रूट के बारे में क्या है, द फर्स्ट नेशनल इपिक इन इंग्लिश। भैया देखिए, यानी कि जो बीवुल्फ है उससे पहले हमारा ब्रूट लिखाया है, बीवुल्फ से पहले ब्रूट लिखा है। बीवुल्फ भी एक इपिक है, ठीक है, ये भी एक इपिक है, लेकिन उससे पहले हमारा क्या है, ब्रूट आया है। कब आया है, ये 1200 के आसपास आया, और उसको लिखना किसने है, लेमन ने लिखा है, लेमन ने। ठीक, ये चीज़ हो गई। हमने देख लिया था कि जेफरी ऑफ मनमथ ने जो है हिस्ट्री लिखा है, एक बार फिर से देख लीजिए।
किधर गया जोफ्री, ये रहा, हिस्ट्रिया रिगल ब्रिटन ने, ये जोफ्री ऑफ मनमथ ने लिखा है। ये बात हो गई। आगे है कि जॉन गोवर रोट हिज बेस्ट नोन वर्क कॉन्फेसियो अमांटिस इन इंग्लिश डिस्पाइट इट्स लैटिन नेम। चलिए, इसमें आपको बस नहीं याद रखना है कि उस टाइम में एक जॉन गोवर भी थे, ठीक, जिनकी एक किताब है कॉन्फेसियो अमांटिस, और ये इंग्लिश में लिखी गई है। बस इसमें इतना ही याद रखना है। हाँ, और क्या था कि उस टाइम में ना लोग ज़्यादा लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच इन सब को कॉपी किया करते थे, इंग्लिश में बहुत कम लिखा करते थे, न के बराबर, ठीक है। लेकिन ये जो जॉन गोवर की किताब है कॉन्फेसियो अमेंटिस, इसको इन्होंने इंग्लिश में लिखा है। भले ही इसका टाइटल आपको लैटिन में लग रहा होगा, लेकिन इसको लिखा इन्होंने कॉन्फेसियो अमेंटिस को इंग्लिश में लिखा है। अच्छा, इनकी दूसरी जो लैटिन की वर्क है वो वॉक्स क्लेमेंटिस है, आपका फ्रेंच में लिखा है मिरर डे लियोम, ये सब इनका इसमें है। आगे है कि जोफ्री चौसर रोड होली इन इंग्लिश एंड गेव मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स इंग्लिश टाइटल्स, बट ये तो देखिए फ़र्क ये था, अभी आपको ये बताया जाए कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जोफ्री चौसर है। क्यों? क्योंकि जोफ्री चौसर ने मैक्सिमम चीज़ें इंग्लिश में लिखी है। इससे पहले आपको क्या जो भी मिलेंगे वो लोग लैटिन में लिखे हैं ज़्यादातर, ठीक है। हाँ, उनका एक दो वर्क जो है इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, जैसे जॉन गोवर का ये कॉन्फेसियो अमेंटिस जो आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। ये जोफ्री चौसर ऐसे पहले बंदे थे जिन्होंने अपना मैक्सिमम वर्क इंग्लिश में लिखा है। हाँ, ये बात अलग है कि वो लैटिन और इटालियन और फ्रेंच से जो है ना इन्फ्लुएंस हुए थे, वो अलग बात है, लेकिन लिखा उन्होंने इंग्लिश में है, और यही वजह है कि उनको जो है हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोल देते हैं। अच्छा, विलियम लैंगलैंड की द विजन ऑफ पायर्स प्लॉमन, ये बहुत फेमस किताब है, इसको आगे भी हमको पढ़ना है। पायर्स प्लॉमन जो है लिखा गया है विलियम लैंगलैंड के द्वारा, विलियम लैंगलैंड ने इसे लिखा है। इसका पूरा है द विजन ऑफ पायर्स प्लॉमन, डू इट डू वेस्ट, ऐसे करके है इसका पूरा फुल टाइटल, पढ़ेंगे आगे। तो ये विलियम लैंगलैंड की किताब है पायर्स प्लॉमन, ठीक है। हमने देख लिया कि उस टाइम के जो टेक्स्ट है उसमें एलिट्रेशन मिलता है, ठीक है। अब ये कुछ हार्ड कोड फैक्ट है जल्दी जल्दी से, कि ये ऐसे ये दूसरे मतलब बीसी वाले हैं, दूसरे देश के भी हैं, इनको कभी कभी पूछ लेता है। जैसे एस्चुलस को हम ग्रीक ट्रेडिजन है, इसको फादर ऑफ ट्रेडिजी बोला जाता है, और इनका दो वर्क है इंपॉर्टेंट, प्रोमिथियस बाउंड, इसको नहीं भी याद रखिएगा चलेगा। उसका सोफोक्लिस का नाम आता है। इनका 3 इंपॉर्टेंट वर्क है, इडिपस द किंग, इलेक्ट्रा, इडिपस एट कोरोनस। आगे आपको ये पढ़ना पड़ेगा, एक इडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है जो कि सिग्मंड फ्रॉइड ने कॉन्सेप्ट दिया था। 9-10 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, हम दिखा दें कभी आपको क्वेश्चन। तो ये यहीं से आया, इन्हीं के वर्क से ये इंस्पायर्ड है, इडिपस द किंग से। सीटेट में भी अगर आपने सीडीबी पढ़ा है तो उसमें भी आपको जो है इडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पढ़ा गया होगा, जो कि सिगमंड फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट है। तो वो कहाँ से आया है? सोफोक्लिस के इसी 2 किताब से आया है, इडिपस द किंग और इलेक्ट्रा से। आगे हमारा नाम आता है ओविड का, ठीक है। ओविड जो है ये रोमन पोइट थे, अगस्टस के टाइम में जो है ये थे। इनकी किताब मेटामॉर्फोसिस, बस इतना ही याद रखना है। और एक और थी आर्स एमोरिटा, बस इतना याद, और कुछ नहीं याद रखना। पिंडार, इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पिंडार फेमस है ओड के लिए। इनके जो इन्होंने ओड दिया है उसको हम लोग पिंडारिक ओड बोलते हैं, ठीक है, पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड क्या भैया, इसमें 3 टाइप का स्टैंजा होता है, ठीक है। एक है आपका स्ट्रोफ, ठीक है, स्ट्रोफ जो कि राइट टू लेफ्ट होता है, एक एनिस्ट्रोफ और एक इपोड, ठीक। तो आपसे पूछेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ यही, पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि बताइए कि नीचे में से किसका नाम ओड से एसोसिएटेड है, ओड से, तो आपको वहाँ पिंडार मारना है। दूसरा पूछेगा कि बताइए इसमें से कौन पिंडारिक ओड का पार्ट था, स्ट्रोफी, इपोड या एनिस्ट्रोफी, एक तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा पूछेगा इस तरह से, इसी को घुमा करके, कि स्ट्रोफी, एनिस्ट्रोफी एंड इपोड आर पार्ट ऑफ रेगुलर ओड, इरेगुलर ओड, पिंडारिक ओड, नन ऑफ देम, तो पिंडारिक ओड होगा, ठीक। अच्छा, पिंडारिक ओड को ही ले करके इसका एक वेरिएशन बनाया जिसको इरेगुलर ओड बना कहा गया, अब्राहम काउले ने, ठीक है। ये अब्राहम काउले शायद कैवेलियर पोइट थे 17वीं सेंचुरी में, तो उन्होंने पिंडारिक ओड से ही इन्फ्लुएंस होकर के इरेगुलर ओड को जो है डेवलप किया। आगे वर्जिल का नाम आता है, वर्जिल के बारे में आपको याद रखना है एनियड, इन्होंने एनियड लिखा है, ठीक है। अच्छा, और इनके ही वर्क से इन्फ्लुएंस होकर के दांते का आपको पढ़ना पड़ेगा डिविनिया कॉमेडिया, ठीक है, जिसको डिवाइन कॉमेडी इंग्लिश में बोलते हैं। ये इन्फ्लुएंस है
वर्जिल के वर्क से, ठीक है। अच्छा, दांते का एक हो गया आपके सामने में डिवाइन कॉमेडी, और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है वो है इन्फर्नो। और ये डिवाइन कॉमेडी पे ना बहुत सारी वर्क जो है मॉडल है, मतलब इससे इंस्पिरेशन ली गई है। तो वर्जिल के बारे में 2 बात याद रखना है कि इसने एनियड लिखा है इस बंदे ने, और डिवाइन कॉमेडी लिखा है, ठीक है। होमर के बारे में आपको 2 चीज़ याद रखना है कि इसने इलियड लिखा और ओडिसी लिखा, ठीक है। बस 2 बात याद रखना है कि होमर ने इलियड लिखा और ओडिसी लिखा। और अगला बात ये याद रखना है कि ओडिसी को जो ट्रांसलेट किया है किस बंदे ने, जॉर्ज चैपमैन ने। जॉर्ज चैपमैन से रिलेटेड मैं एक और बात बताता हूँ। क्रिस्टोफर मार्लो थे हमारे बाबा, यूनिवर्सिटी बिट्स वाले। उन्होंने तो लिखा है 4 गो प्ले ही। एक डॉक्टर फॉस्टस लिखा है, द जी ऑफ माल्टा, 2 आप बताइएगा। तो उनका एक पोइट्री का भी कलेक्शन है, ठीक है, जिसको हीरो एंड लिएंडर के नाम से जानते हैं। तो क्रिस्टोफर मार्लो ने जो हीरो एंड लिएंडर को पूरा नहीं लिखा, मतलब थोड़ा ही लिखा और फिर मर गए, तो उसको फिनिश किया है जॉर्ज चैपमैन ने, ठीक। तो ये 2 बात हो गई कि जॉर्ज चैपमैन को हम मेजरली जानते हैं इसी वजह से, इनका कोई खास मेजर वर्क नहीं है, इनको हम मेजरली सिर्फ इसलिए जानते हैं कि इन्होंने जो है वो हीरो और लिएंडर को फिनिश किया, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो का किताब था। और यहाँ पे हम देख लें कि जो ओडिसी है उसको ट्रांसलेट किया है जॉर्ज चैपमैन ने, ठीक है। बस हो गया आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको कुछ भी पूछना हो आज की क्लास से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। कहिए, कुछ पूछना हो आपको?